मेरा नाम है डॉक्टर राजेश भट्ट और मैं आज का जो हेल्थ का एक्सपर्ट टॉक सेशन हो रहा है उसका होस्ट हूँ एंड आई फील वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टुडे टू इनवाइट वन ऑफ माय बेस्ट स्पीकर्स जिनको सुन के बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में उनका नॉलेज लेके अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से हेल्थी तरीके से जीना सीखा है और उनका नॉलेज ट्रिमेंडस है। ही हैज गॉट अ फैंटास्टिक ओरेटरी एंड सबसे बड़ी बात है ही इज हाईली एक्सपीरियंस्ड इन हिज फील्ड। हिज नेम इज डॉक्टर वरुण बेले। ही इज ऑल द वे फ्रॉम मध्य प्रदेश, भोपाल। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि पीपल नो हिम नॉट ओनली इन his state, not only in India, pan world. He is known for his knowledge and for his guidance. So he is an expert in lifestyle modulation, an expert in nutrition, an expert in helping people to understand how to live a healthy and a very fruitful life. So मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे बीच में डॉक्टर वरुण बेले जो है, who is not only a bachelor's but is a master's in physiotherapy and he has got a lot of other certifications in health and nutrition and lifestyle modulation. So उनको मैं अभी लाइव लेता हूं and help me welcome Dr. Varun Bele. Welcome sir, welcome. Thank you very much, sir. Thank you very much. It was really a splendid welcoming speech. And जैसा डॉक्टर भट्ट सर ने बताया, मैं डॉक्टर वरुण योगीराज बेले हूँ, मैं भोपाल से हूँ और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशनिस्ट और एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्पेशलिस्ट हूँ। और इस दौरान जब मैं अपने काम को देख रहा था, इस दौरान मैं अपने बड़े भैया और भाभी के थ्रू इस बिजनेस में आया और उनके नॉलेज को शेयर करते हुए और डॉक्टर मिलिंद बिंदु एंड डॉक्टर सुपर्णा बिंदु जो मेरे गॉडफादर एंड गॉड मदर हैं इस बिजनेस में, उनके ब्लेसिंग्स को लेते हुए और डॉक्टर भट्ट सर की गाइडेंस को लेते हुए आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। होपफुली इस सेशन में हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे और बहुत सारे ऐसी ऐसी बातें रहेंगी जो हम लोग शायद आप लोगों ने पहली बार सुनी हो, चाहे शायद पहले भी सुन चुके हों। बट आज का जो मेरा गोल रहेगा कि हम किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं, उसमें हम हमारे न्यूट्रिशन को, हमारे होल लाइफ को और किस प्रकार से अपने जो डेली रूटीन है उसको मॉड्यूलेट करके अपने वर्क के साथ ब्लेंड करके किस तरह से इन सब चीज़ों से एक फ्रूटफुल आउटकम निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारा जो आज का बेसिक जो टॉपिक है, दैट इज द पिलर्स ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। सो हम सभी लोग जानते हैं कि जो पिलर्स हैं हमारे ऑप्टिमल हेल्थ के, वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसके बारे में पहले जानना है कि ऑप्टिमल हेल्थ होता क्या है। बहुत बार सुना है, बहुत लोगों से सुना है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में आपने सुना होगा, बट इसकी इंफॉर्मेशन आज अपन लोग लेंगे और हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो हम मेरा टॉक खत्म होते ही हम लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, उसमें आप लोग बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। सो ये एक जो टर्म है हेल्दी, हम लोग देखते हैं कि यार बहुत लोग बोलते हैं कि मैं हेल्दी हूँ या बहुत लोग बोलते हैं मुझे हेल्दी होना है। तो ये एक बहुत ही वेग टर्म है। इसको वेग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो आने वाले पिक्चर्स हैं इसमें आप देखिए ज़रा, अभी एक बोलता है मैं खाते पीते घर का हूँ और दूसरे के घर में शायद खाना ही नहीं है। लेकिन जो खाते पीते घर का है उसके पास पार्टी पैक है और जिसके पास खाना नहीं है उसके पास सिक्स पैक है। तो अभी आप किसको हेल्दी कंसिडर करेंगे? भाई हम लोग तो जनरली जब मूवी स्टार्स को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं यार ऋतिक रोशन की तो सिक्स पैक 8 पैक एब्स है, आमिर खान ने तो 8 पैक एब्स बना ली है, दे आर लुकिंग सो स्प्लेंडेड। लेकिन जब हम उनको देखते हैं तो हम लोग एक हेल्थ की डेफिनेशन हम लोग ले पाते हैं। और साथ ही साथ जब हम लोग कुछ ऐसे स्टार्स को भी देखते हैं जो हो सकता है कि ज़्यादा उतने बढ़िया बॉडी ना हो उनकी, लेकिन फिर भी दे आर हेल्दी। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है अक्षय कुमार। अभी उनके सिक्स पैक एब्स नहीं है, उनकी बाइसेप्स नहीं है, ट्राइसेप्स नहीं है, स्टिल ही इज वेरी फिट, ही इज वेरी फाइन।
तो कहने का मतलब ये है कि इस टर्म को, हेल्दी टर्म को हम लोगों को आज डिफाइन करना है, और इस टर्म को हम अपनी बॉडी पे और हमारी डेली रूटीन के लाइफस्टाइल पे किस तरह से इस टर्म को हम ले सकते हैं, और उसको अपने हेल्थ के प्रति हम लोग जागरूक किस तरह से हो सकते हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या ख्याल है आपका इन बातों में? जैसे जब भी हम लोग किसी से पूछते हैं कि भाई अगर आप क्या आप हेल्दी हो, तो सामने वाला बोलता है बिल्कुल, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ना तो मुझे डायबिटीज है, ना मुझे बीपी है, ना मुझे थायराइड है, तो मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या डिजीज नहीं होना मतलब आप हेल्दी हैं? इज इट सो? ये सवाल आप अपने आप से पूछ के देखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 2 तरह की चीज़ें रेगुलरली हम लोग देखते हैं जो जो पाई जाती हैं। एक तो डिज़ीज़ आप देखोगे कि हर महीने कोई ना कोई बीमार हो रहा है, और आज के टाइम में तो कोविड-19 का टाइम है, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग डरे हुए हैं, सभी लोग बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं, और ये बेसिकली डिज़ीज़ में आते हैं। अभी डिजीज इन्फेक्टिव हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी हो सकती हैं। जैसे आप डिजीज जो एक पोर्शन है, या एक जो जो हेल्थ हैजार्ड है, उसको अगर हम लोग समझें, तो इसमें इन्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं वो आ जाएंगी। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया, वायरल इन्फेक्शंस हो गया, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, और इस प्रकार की ऐसी कोई भी चीज जो आपकी बॉडी की ईज को खत्म कर दे या कम कर दे, उसको हम लोग डिस ईज बोलते हैं। फिर ये दूसरा टर्म जो है, ये डिसऑर्डर, ये टर्म मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। डिसऑर्डर एक ऐसी चीज है जो डिजीज नहीं है, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब डिसऑर्डर मतलब क्या है? मतलब आपकी चीजें काम तो कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कुछ स्ट्रेस है, या कहीं ना कोई परेशानी है, जिसके कारण वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रही है, या अगर काम कर भी रही है तो वो स्ट्रेस में कर रही है। ओके, तो आज हम लोग डिजीज की बात ना करते हुए, बिकॉज हमारे पास तो बहुत सारे, हमारे फैमिली डॉक्टर्स से लेके डॉक्टर बिंदु सर, डॉक्टर भट्ट सर, यहाँ तक हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप डिजीज को कंसल्ट कर सकते हो। पर आज हम थोड़ा सा डिसऑर्डर के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे कि ये डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं, और ये होते क्या हैं। तो आप एक चीज देखेंगे कि ये डिसऑर्डर्स बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं, माइन्यूट डेफिशिएंसीज। अब डेफिशिएंसी बोलने के बाद, अभी क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, लेकिन नहीं, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी है। इट मे बी डेफिशिएंसी ऑफ एक्सरसाइज, इट मे बी डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, इट मे बी डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉपर रेस्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी के कारण आपकी बॉडी का जो एक रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और धीरे 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 उसके जो रूटीन फंक्शंस हैं वो डिस्टॉर्ट होते हुए, कम होते हुए खत्म हो जाते हैं, और अल्टीमेटली ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिजीज बन जाते हैं। तो जो डिसऑर्डर्स हैं, अगर वो बहुत लंबे समय तक परसिस्टेंट रहे, तो नीचे दिए हुए जो डिजीजेस हैं ये आपको हो सकते हैं। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपके बॉडी से जो बेसिक चीजें हैं वो निकाल दें, तो आपकी बॉडी प्रॉपर ऑर्डर में काम नहीं कर पाएगी। अगर प्रॉपर ऑर्डर में काम नहीं करेगी, तो ये एनलिस्टेड डिजीजेस आपको हो सकती हैं। ओके, तो इनका नाम आप सभी लोग जानते ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन सब से पीड़ित भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन सब की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब से बचने का क्या तरीका है? अभी WHO बोलता है कि आप पहले एक स्लोगन दिया था WHO ने कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट कुछ समय पहले जब स्वाइन फ्लू आया, और दूसरे जैसे डेंगू वापस आया है, तो WHO ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए कहा प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। तो आज हम लोग जब जब एम्वे में हम लोग बात करते हैं लोगों से, या जब हम लोग न्यूट्रलाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उनको ये चीज समझाते हैं कि वी आर हेल्पिंग यू टू रेजिस्ट दीज डिसऑर्डर्स। आप इनके इनके टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, आप इनसे सेफ रह सकते हो, आप डायबिटीज होने ही मत दो, तो आपको मेटफॉर्मिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ये सिखाते हैं।
So we are into completely into preventive lifestyle, ये बोल सकते हैं। मेरे पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, है ना, पर उनको कहीं ना कहीं बैक पेन, कहीं ना कहीं नेक पेन, या क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन लोगों को ऊपर से कोई तकलीफ नहीं है, कभी गिरे भी नहीं, कभी चोट भी नहीं लगी, लेकिन फिर भी बैक पेन होता है। हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे लोग हों। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनको पूरी बॉडी में पेन है, पर उनको उनकी जब एक्सरे, उनके एमआरआई, सीटी स्कैन सब निकाल के देख लिया, कुछ भी नहीं निकलता, डॉक्टर बोलता है ये साइकोलॉजिकल। तो तब समझ में आता है कि एक फाइब्रोमाइल्जिया नाम की कंडीशन होती है, जो डेफिशिएंसी ऑफ मेनी थिंग्स के कारण होती है। उसके बारे में हम लोग काफी कुछ डिस्कस करेंगे आज। तो ये डिसऑर्डर्स को अगर हम लोग प्रिवेंट कर लें, तो ये सारी डिजीजेस जो लिखी हुई हैं, और इनसे भी कई सारी ऐसी जो नहीं लिखी हैं, इन सबको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। और आगे जब बात आती है इनको प्रिवेंशन की, तो हम लोग बात करेंगे ऑप्टिमल हेल्थ की। इनको प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ऑप्टिमल हेल्थ अपनी बनाए रखना है। अब ऑप्टिमल हेल्थ क्या होता है? WHO बोलता है कि सिर्फ डिजीज का नहीं होना मतलब हेल्दी नहीं है। आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली और एक मेरी तरफ से ऐड किया हुआ स्पिरिचुअली हेल्दी होना चाहिए। अगर ये 4 पिलर्स आपके पास नहीं हैं, तो आपकी ऑप्टिमल हेल्थ प्रॉपर नहीं है। क्योंकि एक भी चीज इसमें आप हटा दो, तो आप देखोगे कि आप या तो मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, या तो फिजिकल स्ट्रेस में रहेंगे, और अपने काम को पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ऑप्टिमल हेल्थ इक्वल्स टू द वर्क डन विच यू आर गोइंग टू डू थ्रू आउट योर डे, which is being repeated throughout the month and again throughout the year. तो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ, प्रॉपर बॉडी के साथ, प्रॉपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी निभाते हुए, अगर आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। नाउ अब अगर आप मान लीजिए ये जो ऑप्टिमल हेल्थ है, अगर इसको घर मान लें, तो इसके 4 बेसिक पिलर्स हैं। और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ये बेसिक पिलर्स मतलब इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। एंड देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग दैट यू हैव टू अर्न योर हेल्थ। आप जैसे पैसा कमाते हो, जैसे टाइम कमाते हो, जैसे किसी का रिश्ता कमाते हो, वैसे ही खुद के लिए आपको हेल्थ कमानी है। और हेल्थ को कमाना मतलब ये बहुत ही बढ़िया एक्रोनिम है, और इसको अगर हम लोग फुल फॉर्म में जाएंगे, तो सबसे पहला पिलर आपकी हेल्थ के लिए है एक्सरसाइज। देन सेकंड पिलर इज एटीट्यूड, इट शुड बी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देन एडिक्वेट रेस्ट, आर इज फॉर रेस्ट, अगर प्रॉपर रेस्ट लें आप, तो एक बहुत शानदार पिलर आपके लिए ये बन सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, and the mother of all the pillars, that is nutrition. तो ये चारों पिलर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके बारे में नॉलेज लेंगे आज। सो बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, अब ये तो मेरी पूरी एजुकेशन इसी में हुई है, और बैचलर्स भी इसी में हुआ, मास्टर्स भी इसी में हुआ, तो एक्सरसाइज को मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। और एक्सरसाइज के लिए अगर हम लोग बात करें, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई जैसी एक्सरसाइज की बात आती तो वो बोलते हैं भाई हम तो सुबह वॉक पे जाते हैं। अब जब उनको आप वॉक करते हुए देखोगे, तो वो धीरे धीरे चल रहे हैं, थोड़ा बहुत घूम के आ गए और वापस आ गए। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो स्पीड में चलते नहीं हैं, प्रॉपरली डिस्टेंस कवर करते नहीं हैं, तो उनको लगता है मैं तो 30 मिनट्स वॉक करके आया। बट 30 मिनट्स वॉक कर लिया आपने, लेकिन उसका आउटकम क्या है ना? दूसरी चीज जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, दैट इज अ मिथ, कि अगर मैं वॉक कर रहा हूं तो आई एम डूइंग एन एक्सरसाइज, मेरी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप वॉक कर रहे हैं, तो आपके पैरों की और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन आपकी बाकी की बॉडी, जिसमें बहुत सारी मसल्स, बहुत सारी बोन्स, बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, राइट? और एक्सरसाइज अगर आपकी प्रॉपर रहे, तो आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, और आप बहुत सारी पीड़ाओं से मुक्त हो सकते हैं।
स्पेशली स्पाइन की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आपने प्रॉपर एक्सरसाइज की है तो, राइट। तो एक्सरसाइज का मेन मोटिव क्या है? देखिए, हमारी बॉडी में बोन्स हैं और मसल्स हैं, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी के, राइट। इसको हम लोग मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम भी बोलते हैं, अगर थोड़ा सा हम मेडिकल लाइन में जाएं तो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी को मूवमेंट भी देता है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अगर आपको कोई सामान उठाना है, अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपनी मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपकी जो बोन्स हैं वो आपकी बॉडी का एक तरह से आप बोल सकते हैं फाउंडेशन बनाती हैं। इसी के अंदर, इसी के बाहर सब कुछ प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो आपके बोन्स के केज में या बोन्स के पीछे प्रेजेंट हैं। इसके ऊपर अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो हमारी मसल सारी की सारी हमारी बोन्स से अटैच्ड हैं। अगर हमारे ऑर्गन्स को ये बोनी स्ट्रक्चर्स प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है उनमें बहुत सिंपल चीजों से इंजुरी आ जाए। जैसे अगर आप नीचे भी बेंड करें तो भी हो सकता है आपको इंजुरी हो जाए, आपके ऑर्गन्स में इंजुरी हो जाए, क्योंकि हमारी मसल्स हैं, हमारी बोन्स हैं, ये हमारे मूवमेंट को लिमिट करती हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करती हैं, और साथ ही साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं। वहीं अगर आपको अपनी दो हड्डियों को मूव करना है तो उसके लिए एक्टिविटी कराने वाली एक ही चीज है ये आपकी बॉडी में, दैट इज मसल। तो मसल आपको स्ट्रेंथ भी देती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, मूवमेंट भी कराती है, और साथ ही साथ डायनामिक स्टेबिलिटी भी देती है। डायनामिक स्टेबिलिटी मतलब जब आप मूव कर रहे हैं तो आपकी मसल्स आपके जॉइंट्स को अलग अलग होने से बचा देती है, और आपकी बॉडी को पूरे सिस्टम की तरह बनाए रखती है और उसको एकजुट बना के रखती है ना। नहीं तो जैसे ऐसे देखा जाए तो स्पाइन में अगर 33 बोन्स हैं तो उन बोन्स को जब आप चल रहे हो तो उन बोन्स को साथ में रखने का काम आपकी मसल्स कर रही हैं। जब आप कदम आगे बढ़ा रहे हो तो आपके घुटने को, आपके एंकल को, आपके हिप को, इनको सबको साथ में रखने का काम मसल्स कर रही हैं। साथ ही साथ लिगामेंट्स भी होते हैं और कैप्सूल्स भी होते हैं जो वर्क करते हैं, बट दे आर स्टैटिक स्टेबलाइजर्स। डायनेमिक स्टेबलाइजर्स एक ही है हमारी बॉडी में, दैट इज मसल। तो इन मसल्स का ध्यान रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना है। क्यों? क्योंकि इनके बेस, इनकी इनकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपके पास दो चीजें हैं जिनको आप अगर मेंटेन कर लेंगे तो आपकी मसल्स बिल्कुल स्ट्रांग, बिल्कुल हेल्दी रहेंगी। नंबर वन इज स्ट्रेंथ। मसल को हम लोग जैसे जानते हैं जनरली, जब भी हम लोग किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं और उसके मसल्स देखते हैं तो हम लोग देखते हैं अरे यार कितना स्ट्रांग है। तो मसल रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ। आपकी बॉडी में जो भी स्ट्रेंथ है, कितना आप सामान उठा सकते हैं, कितने आप दूर तक जा सकते हैं, आपकी जो फटीगेबिलिटी होती है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपकी मसल की हेल्थ पर। अगर मसल हेल्दी है तो आपकी बॉडी बहुत जबरदस्त तरीके से आपका साथ देगी, हर चीज को निभाएगी, आपके स्ट्रेसेस को आराम से झेल लेगी। दूसरा, मसल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है तो आपको इंजुरीज नहीं होंगी। जैसे हम लोग देखते हैं जनरली लोगों के साथ जो होता है, मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो नीचे झुके थे 1 किलो का वजन उठाने के लिए, और जैसे ही उठाया तो उनकी बैक में मोच आ गई और वो उसी पोजीशन में नीचे गिर गए, उनको उठाना पड़ा और बिस्तर पर लेटाना पड़ा। फिर उसके बाद हम लोग 15-20 दिन, महीना भर तक उनकी फिजियोथेरेपी करते हैं और फिर उसके बाद वो ठीक होते हैं और फिर उनको वापस काम पे लगाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपकी मसल को बेंड होना या उसको उसका लचीलापन जो था वो कम हो गया। लचीलापन कम होने से जो स्ट्रेस झेलने की क्षमता होती है मसल्स की, वो कम हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा भी अगर इम्पैक्ट पड़ गया, जरा सा भी अगर स्ट्रेस ले लिया या जरा सा भी ओवरवर्क कर लिया या रूटीन से हटके कुछ काम कर लिया तो आपकी बॉडी में मस्कुलर पेन होना शुरू हो जाता है। और मस्कुलर पेन इतनी आसानी से हील अप नहीं होता है। तो उसको हील करने का 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं है, ना ही आप फ्लेक्सिबिलिटी को 1 दिन में या 2 दिन में बना सकते हैं। इसके लिए आपको रूटीन एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। तो जब आप एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी ऐसी
ऐसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं जो आपको स्ट्रेंथ के लैक के कारण या फ्लेक्सिबिलिटी की कमी के कारण हो सकती है, और उसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। एरोबिक एक्सरसाइज एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। अब एरोबिक्स को जनरली जब हम एरोबिक्स बात करते हैं तो लोगों को लगता है यार जब वो म्यूजिक चलता रहता है और योगा मैट पे डांस करते रहते हैं वही एरोबिक्स। नहीं, अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन एरोबिक एक्सरसाइज। अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वो भी एरोबिक एक्सरसाइज है। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं वो भी एक एरोबिक एक्सरसाइज है। जिस भी एक्सरसाइज में आपके लंग्स, आपके हार्ट, इन सब चीजों पे काम हो रहा है उसको हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ओके, तो आप एरोबिक एक्सरसाइज बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा है वेट ट्रेनिंग। अभी वेट ट्रेनिंग का नाम सुनते ही हम लोग जिम की तरफ चले जाते हैं कि जिम में जाएंगे, डोले शोले बनाएंगे, बड़े बड़े वेट्स उठाएंगे। तो वेट ट्रेनिंग बिल्कुल सही, उसी को बोलते हैं। वेट ट्रेनिंग आप अपने घर पे भी कर सकते हो, जिम जा सकें तो जिम भी चले जाएं, लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन है इसमें आप पब्लिक प्लेसेस को थोड़ा सा अवॉइड ही करिए। तो कुछ आप वेट्स अपने घर पे बुला सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी अभी वेट्स के कारण बहुत सारे लोग, जैसे अभी अगर आप 40+ हैं तो तुरंत अगर वेट ट्रेनिंग आप शुरू करोगे तो आपको इंजुरीज हो सकती हैं। अगर आप किसी के गाइडेंस में ना शुरू करो तो इंजुरीज होने के चांसेस हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास और भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए आप थेराबैंड्स यूज कर सकते हैं, स्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं, फिजियो बॉल्स आती हैं उनको यूज कर सकते हैं। बहुत तरीके की एक्सरसाइजेस हैं जिनको आप कर सकते हो। तो इसमें आपको ये इफेक्ट पूरे के पूरे आपको वेट ट्रेनिंग के मिलेंगे। नेक्स्ट इज योगा। योगा तो आज के टाइम में वैसे ही बहुत फेमस है, बट प्लीज सिर्फ प्राणायाम को योगा मत समझिए। आप योगासन्स प्रॉपर करिए। एक्सरसाइज का एक गोल्डन रूल है, अगर आप बोलना चाहते हो कि मैंने एक्सरसाइज करी तो उसमें आपके बॉडी का हर एक जॉइंट एटलीस्ट 10 टाइम्स मूव हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी हर एक मसल कम से कम 10 बार तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होनी चाहिए। तब जाके आप बोल सकते हो कि आपने एक्सरसाइज करी। तो योगा में बैठ के अगर आप सांस अंदर बाहर कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ कंप्लीट एक्सरसाइज। इट इज एन एक्सरसाइज, इट इज वेरी गुड फॉर योर लंग्स, इट इज वेरी गुड फॉर योर हार्ट, लेकिन आपके लिए ये कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं। योगा का मुझे एक बहुत बेस्ट आसन लगता है। देखिए, क्योंकि क्या होता है, योगा अगर आप 30-35 के बाद आप करना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी में क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहती है तो आप सारे आसन उतने आसानी से नहीं कर पाते। ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स 4 मंथ्स आप गाइडेड अगर किसी के अंडर में आप योगा कर रहे हैं, किसी योगाचार्य के अंडर में आप योगा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। या फिर जिसने योगा प्रॉपरली सीखा हो उसके अंडर में आप करें, ताकि आप इंजुरीज से बच सकें और आप प्रॉपर आसन सीख सकें। क्या होता है कि हम जनरली जब आसन करते हैं तो कई बार इस ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि हमको उसके फायदे की जगह नुकसान हो जाता है, क्योंकि हमारा लिगामेंट खिंच जाता है, कहीं मसल स्ट्रेन हो जाता है। तो उससे हमको बचना है, राइट। तो उसके लिए आप योगा के लिए आप प्रॉपर किसी योगाचार्य या प्रॉपर जिसने योगा सीखा हुआ हो उसके आप अंडर में उसके थ्रू आप सीखते हुए चले। बेस्ट योगा का एक आसन जो है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है दैट इज योर सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन। तो सूर्य नमस्कार आप रेगुलरली कर सकते हैं। देन ये मेरा फेवरेट है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। ये मेरा फेवरेट इसीलिए है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस बिकॉज मैं खुद भी इसको करता हूँ, और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने घर में एक योगा मैट लेके आ जाइए और उस पर अपनी बॉडी के वेट से ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, इसमें फ्लोर एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, पुशअप्स आ जाते हैं, एब्डोमिनल क्रंचेस आ जाती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। कभी अगर, और मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप बेड के बाजू में ही योगा मैट लेके शुरू कर सकते हो। आपको बस थोड़ी सी जगह चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और आप हेल्दी लिविंग की तरफ जा सकते हैं। तो एक्सरसाइज जो इसमें मैं जो बातें कर रहा हूँ आपसे, उसमें जो टेक अवे पॉइंट्स हैं, उसमें 2 बेसिक टेक अवे पॉइंट्स हैं। आपकी एक्सरसाइज में
आपको 1 स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, 2 फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। तो स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इट विल हेल्प यू इन कीपिंग हेल्दी मसल्स एंड हेल्दी जॉइंट्स विथ हेल्दी बोन्स। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं एक्सरसाइज के। अब फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बात करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आपको कितनी बार एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी लोग बहुत बार सोचते हैं कि भाई हमको कितनी बार दिन में एक्सरसाइज करना चाहिए या हफ्ते में कितनी बार एक्सरसाइज करना चाहिए। तो जो एक एडिक्वेट डोजेज है दैट इज 4 to 5 डेज पर वीक। दूसरा, इंटेंसिटी। देखिए, आपको और हमको मूवी स्टार्स नहीं बनना है, ना बॉडी बिल्डिंग में उतरना है, तो आप मॉडरेट एक्सरसाइज रखिए। माइल्ड एक्सरसाइज कोई काम की नहीं है। बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइजेस वो गाइडेड मतलब स्पेशलिस्ट के अंडर आप करेंगे, गाइडेंस में करेंगे तो अच्छा है। बट आपका गोल किस प्रकार का है ये आप देख लीजिए। बट जहाँ तक है, मॉडरेट एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस। देन ड्यूरेशन, एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स का ड्यूरेशन होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हमको किचन में काम करना रहता है, टिफिन बनाना रहता है, हम लोगों को काम पे जाना रहता है। अब आई डोंट नो आप कैसे ये टाइम निकालेंगे, बट जो मेरा मंत्रा है दैट इज वेक अप अर्ली। 5 साढ़े 5 बजे उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए और अपने एक्सरसाइज पे लग जाइए। एंड देन द लास्ट इज टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जिसके बारे में अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया। कमिंग टू द सेकेंड पिलर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ, एटीट्यूड। कौन सा वाला? पॉजिटिव वाला। अगर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं है बॉस, तो आप कुछ भी कर लो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला। आप कितनी एक्सरसाइज कर लो, आप कितना ही अच्छा खाना खा लो, कुछ भी कर लो, अगर आपका दिमाग सही नहीं है ना, तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक एक्सरसाइज का बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये भी होता है कि वो आप में ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करवाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन्स, जो आपके बॉडी में पेन को भी कम करते हैं और एक फील गुड फैक्टर देते हैं। तो यहीं से आपका जो फील गुड फैक्टर है, दिन की शुरुआत में अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। थ्रू आउट द डे यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल हैव अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को किस तरह से हम लोग गेन कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, स्पिरिचुअलिटी। बिलीव इन गॉड। आप जिसमें भी बिलीव करते हो, बिलीव इन द सुप्रीम पावर। आप वर्टिकल अलाइनमेंट, बिल ब्रिट बहुत अच्छे से इस बारे में समझाते हैं, कुमार बहुत अच्छे से इस बारे में समझाते हैं। आप वर्टिकल अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करिए। वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आप गॉड को रखिए, राइट। फिर उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड, फिर वाइफ, फिर बच्चे, फिर पेरेंट्स। और अगर आप अनमैरिड हैं तो गॉड के बाद पेरेंट्स, फिर आप, और फिर आपके बाकी के घर वाले। तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट अगर आप फॉलो करते हैं, इनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं और इस हिसाब से अगर आप लाइफ जीते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलते हैं। सेकंड इज होम टीम। होम टीम को अगर आपने अच्छा रखा, हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड वाइफ बच्चे या पेरेंट्स, इनके साथ अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से अपने दिन को, अपने शाम को, अपने टाइम को बिता सकते हैं। अभी कोविड-19 के टाइम में हम सब लोगों को काफ़ी टाइम मिला ताकि हम अपने घर वालों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना सकें। अच्छा, इन रिलेशनशिप्स को कैसे बनाया जाए, इस पे बहुत सारी किताबें भी हैं जो BWW बताता है। जैसे 5 लव लैंग्वेजेस, प्रेम की 5 भाषाएँ, फिर मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। ऐसे करके कई सारी किताबें हैं, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। ये होम टीम स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। देन अपलाइन के साथ जो आपका रिलेशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अपलाइन से प्रॉपर मेंटरशिप ले रहे हैं, प्रॉपर कनेक्शन में हैं और बहुत अच्छे से अगर उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपने डेली रूटीन के बारे में, डेली प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बहुत सुखी रहेंगे। बिलीव मी, मैं बहुत ज़्यादा सुखी हूँ, बिकॉज़ बिंदु सर हमेशा मेरे गाइडेंस के लिए रेडी रहते हैं। रात को 12 बजे, दोपहर में 2 बजे, मैं जब भी फ़ोन करूँ सर मेरे लिए अवेलेबल हैं और मेरी प्रॉब्लम के इतने जेन्युइन सॉल्यूशंस बताते हैं। कई बार मैं भी उन सब चीज़ों को नहीं सोच पाता हूँ, लेकिन सर का जो विज़डम है उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता हूँ।
तो आप लोगों के पास भी एक बहुत जबरदस्त मेंटर है, आप लोगों के पास इतनी शानदार मेंटरशिप की लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। आप जिससे भी कनेक्शन में हैं उनसे आप बात करिए, उनसे आप रेगुलरली मेंटरशिप लीजिए और आप डेली एटलीस्ट एक फोन अपने अपलाइन को जरूर कीजिए। देन 3 कार्डिनल रूल्स ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहला रूल और मेरे दिल के जो सबसे नजदीक है, स्पीक पॉजिटिव। आपको जो भी बोलना है मुंह से अच्छा बोलना है। जो आप बोलते हो वो आपके दिमाग में जाता है और आपके दिमाग को फ्रेम कर देता है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, क्योंकि आप सब लोग लीडर्स हो और आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में मालूम है। तो सेल्फ टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आपको जिसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा आपको। सेल्फ टॉक जितना अच्छे से आप करते हैं, स्पेशली 2 बार, सुबह जैसे ही आप उठते हो और रात में सोने से पहले, अगर आपने सेल्फ टॉक प्रॉपर कर लिया तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। यू फील एनर्जेटिक, आपको नींद अच्छे से आती है, आप बहुत अच्छे से अपने गोल्स को, अगर आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन अगर आप यूज कर लो तो आप अपने गोल्स को भी अचीव बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, देन ब्रिट वर्ल्ड वाइड का जो एक और पिलर है, दैट इज 3 पावर्स। पावर ऑफ सबमिशन। अगर आप प्रॉपरली सबमिटेड हैं अपने अपलाइन को, अपनी फैमिली के प्रति, तो पॉजिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये 3 पावर्स, 3 कार्डिनल रूल्स और हमारे बल्कि इनफैक्ट 9 कोर स्टेप्स जितने भी हैं, दे विल हेल्प यू इन मेंटेनिंग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। देन इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए, ये 5 पिलर्स को बढ़ाने के लिए, इनको स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस दिए हुए हैं। टू रीड बुक्स डेली, एटलीस्ट 20 से 25 मिनट रोज का आप किताब को पढ़िए जरूर, कोई भी अच्छी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक। आप रेगुलरली टॉक्स को सुनिए, जितने भी हमारे BWW के लीडर्स के टॉक्स हैं उनको आप सुनिए। मैं ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस अपने जितने भी टॉक्स हैं उनको सुनता हूँ, ड्यूरिंग ड्राइविंग मैं टॉक्स को सुनता हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने आप को, अपने टाइम को मैनेज करते हुए आप भी समझ सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं और जो भी हमारे वीडियोस हैं, जो भी हमारे ऑडियोज हैं, इनको सुनिए, इनको इनसे सीखिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। देन कमिंग टू द 4th पिलर, दैट इज रेस्ट। अभी ये जो है बहुत सारे लोगों की फेवरेट चीज है। आप तो उनको बोल रहे हो कि भाई आपको 6 से 7 घंटा सोना है, लेकिन वो तो बोलते हैं भाई हम तो 12 घंटे भी सो सकते हैं। तो ज्यादा रेस्ट भी आपके लिए अच्छा नहीं है और कम रेस्ट तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है। तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आप सोना, आपको प्रॉपर साउंड स्लीप चाहिए। साउंड स्लीप मतलब क्या होती है? अगर आप एक बार सो गए तो आप फिर सुबह ही उठेंगे, दैट इज कॉल्ड एज साउंड स्लीप। तो करीब करीब आप 11 साढ़े 11 बजे तक अपने आप को फ्री कर लीजिए, सो जाइए, 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाइए। बहुत ही जेन्युइन टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। इस दौरान आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो भी काम डाउन हो जाते हैं, हीलिंग प्रॉपर हो जाती है, लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। इससे आपको दिन भर में जो भी स्ट्रेस रहा होगा, आपकी बॉडी उसको फ्लश आउट कर देती है और आपकी बॉडी अपने आप को रिप्लेनिश कर लेती है। तो ये एक चीज ऐसी है जिसको आपको बहुत ही सीरियसली लेना है, बट इतना भी सीरियसली मत लीजिए कि हम सोते रहे। दूसरी चीज, मेडिटेशन। अभी बहुत लोगों को लगता है कि यार पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में मेडिटेशन को क्यों नहीं हमने बोला। देखिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेट करना। बट जब आप मेडिटेट करते हो तो यू आर इनटू मेंटल पीस, तो वहां पे आप अपने ब्रेन को रेस्ट दे रहे हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं, जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, अगर उस टाइम पे आप मेडिटेट भी करें साथ में, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने काम को कर पाएंगे। देन कमिंग टू द फेवरेट टॉपिक, मेरा बहुत ही अजीज टॉपिक है न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सब लोग इसको समझने में जो जो भी मेरी जो समझ है वो ये है कि जैसे हम हमारी गाड़ी में रेगुलरली पेट्रोल डलाते हैं, बिना पेट्रोल डलाए चाहे आपका इंजन एकदम स्मूथली काम कर रहा हो, ऑयल का टॉप अप हो, आपके टायर्स एकदम
बढ़िया हो, पूरे हवा वगैरह सब कुछ भरी हो, आपके पास इनफैक्ट एक शॉफर भी हो आपका जो खड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं रहेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू गो एनीवेयर। उसी प्रकार से न्यूट्रिशन का रोल है हमारी बॉडी में। आप कितनी ही एक्सरसाइज कर लो, आप कितना ही पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रख लो, आप अच्छा रेस्ट ले लो, लेकिन अगर प्रॉपर फ्यूल नहीं डाला आपने तो आपका शरीर काम नहीं करेगा। इनफैक्ट जब आप जैसे हम प्रॉपर फ्यूल की हम लोग बात कर रहे थे, अगर आपकी पेट्रोल कार है और उसमें आपने डीजल डाल दिया तो ऑब्वियसली वो जाम हो जाएगी। बट अब क्योंकि हम लोग अभी अभी कार तो जो है इंसानों की बनाई हुई चीज है, इसीलिए वो तो तुरंत बैठ जाती है। बट आप और हम जो हैं, हम लोग ऊपर वाले के बनाए हुए हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर करके अपने आप को चलाते रहते हैं। तो लेकिन आप इसको इतना लाइटली मत लीजिए। दिस फ्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं एक पोस्ट में मैं पढ़ रहा था कि अगर आप अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सारे फ्लूइड्स अगर आप बेच देते हैं तो यू कैन अर्न अबाउट $7.5 million। अब आप सोचिए, लोग बोलते हैं ना कि इस शरीर की क्या कीमत होगी, तो लोगों ने कीमत भी लगा ली। ऑलमोस्ट $7.5 million का ये शरीर है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है ऊपर वाले ने। तो इसको आप बहुत अच्छे से मैनेज करिए। अब देखते हैं हम लोग कि अब एक सिंपल लैपटॉप खरीदते हैं, एक मोबाइल खरीदते हैं 10,000 रुपए का भी, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है। उसमें सारी गाइडलाइंस दी रहती है, किस तरह से आपको स्विच ऑन करना है, किस तरह से स्विच ऑफ करना है, पानी में डालना है या नहीं डालना है, अगर पानी गिर गया उस पर तो कैसे आप उसको साफ करोगे, उसकी केयर कैसे करोगे, ये सारी चीजें उसमें लिखी रहती हैं। अब जब 10,000 के मोबाइल पे अगर इतने सारे तरीके दिए हुए हैं, उसको कैसे आप मैनेज करें, उसको कैसे आप मेंटेन करें, तो क्या $7.5 million का ये जो शरीर आपके पास है, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं होगी? बिल्कुल गाइडलाइन है। कुछ गाइडलाइंस के बारे में अपन लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, और इसके अंदर जो फ्यूल जाने वाला है उसके ऊपर अपन लोगों को बहुत फोकस करना है। तो फ्यूल में जब हम लोग बात करते हैं और एक प्रॉपर फ्यूल की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिल में आती है दैट इज बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट का क्या कंसेप्ट है, अभी एक मैं आपसे पूछूंगा तो रटी टटाई बातें हम लोग बोलते ही हैं कि हाँ भाई प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होना चाहिए, डाइट में आपको 3 से 5 तरह के फल, 3 से 5 तरह के वेजिटेबल्स खाना चाहिए, ऑयल कम खाना चाहिए, सीरियल्स खाने चाहिए, ये सब चीज़ें आपको खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर होना चाहिए। सब लोग आप मुझे बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता दोगे, आई रियली नो दैट। बट आर वी एक्चुअली हैविंग दैट बैलेंस डाइट? क्या आप सच में वो बैलेंस डाइट ले रहे हो? क्या लगता है आपको? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। आज के टाइम में जब आप सब्जी अपने घर में लेके आते हो, तो आपको लगता है कि उसमें आपको सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं? जब आप कार्बोहाइड्रेट के लिए आप चावल और रोटी आप खा रहे हो, तो आपको लगता है कि उसमें बेस्ट क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट है? जब आप फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए और विटामिन्स के लिए जब आप फल खा रहे हो अलग अलग प्रकार के, तो आपको लगता है सिर्फ सिर्फ फाइटोन्यूट्रिएंट्स या सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स ही जा रहे हैं आपके शरीर में? क्या कुछ और नहीं जा रहा? जब आप कैल्शियम के बारे में सोच के कि यार हमको कैल्शियम चाहिए हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए, आप दूध पी रहे हो, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ कैल्शियम ही जा रहा है, क्या हमारे शरीर में कुछ और तो नहीं जा रहा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जो आपको सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो आपकी बॉडी है, ये जो मशीन है, इसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि इसको आप प्रॉपरली यूज करिए। और उसको प्रॉपरली यूज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसमें प्रॉपर फ्यूल डालिए। इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये गाइडलाइंस आपने फॉलो कर ली, तो इनको आप बहुत अच्छे से अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए यूज कर सकते हो। तो बैलेंस डाइट क्या है? आप जो भी खाना खा रहे हैं, अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मिसिंग है। ये सब नॉलेज आप लोगों को है, ये सारी चीजें हमारी ट्रेनिंग में बताया जाता है, और जो इस बिजनेस में नहीं भी हैं उन लोगों के पास भी ये इंफॉर्मेशन है
कि हमको जो खाना चाहिए और जो हम खा रहे हैं इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो सब कुछ खा रहे हैं, हमको तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड खाते हैं, तो फिर आने वाले टाइम में लोगों को डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? देखिए आपकी आपकी कार में अगर ऑयल कम हो जाएगा तो धीरे धीरे नॉकिंग का साउंड आएगा, फिर धीरे धीरे आपको चलाने में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इंजन सीज हो जाएगा और वो खड़ी हो जाएगी। तो जब आपको नॉकिंग का साउंड आना शुरू हुआ था या क्लच आपका टाइट होना शुरू हो गया था, वो एक इंडिकेटर है कि गाड़ी में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ और उसकी मरम्मत करवा लो। उसमें कुछ ना कुछ कम हो गया होगा या कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर हुआ होगा, उसको रिपेयर करवा लो या उस कमी को पूरा करवा लो। तो हम लोग अपनी 8-10 लाख 20 लाख की गाड़ी के प्रति हम लोग इतने जागरूक होते हैं कि तुरंत हम लोग कोई भी प्रॉब्लम अगर होती तुरंत हम लोग शोरूम में ले आते हैं और उसके ट्वीक्स एंड टर्न्स को हम लोग सही करवा लेते हैं, एंड देन वी मूव ऑन विद आवर जर्नी। बट हमारी बॉडी के लिए हम लोग ऐसा नहीं करते। जो डिसऑर्डर्स के बारे में मैं बात कर रहा था आपको, आप एक एक बस सिंपल सी बात सोचिए, अगर आप सुबह से लेकर शाम तक जब आप काम करते होते हैं, तब आपको क्या किसी प्रकार का कोई पेन नहीं है? जब आप नहाते हैं तो क्या आपके बाल नहीं झड़ते? जब आप कंटिन्यूअसली आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं या अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो क्या आपको बैक पेन नहीं होता? जब आप नीचे झुकते हैं कोई चीज़ उठाने के लिए या आपको अगर 2 या 3 बार सीढ़ी ऊपर-नीचे करना पड़े, तो क्या आप हाँफने लगते हैं? अगर आपको खाना कुछ समय के लिए नहीं मिले, तो आपको चक्कर आने लगते हैं। अगर मौसम चेंज हो गया, तो क्या आप बीमार पड़ जाते हैं? जब लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या आप लेथार्जिक महसूस करते हैं? दिन भर की पूरी दिनचर्या के बाद जब आप घर पे आते हैं और गलती से अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा काम बोल दे, तो क्या आप में वो एनर्जी रहती है कि आप वो कर पा रहे हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब ना है, तो दोस्तों आप डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन चारों पिलर्स में से कोई ना कोई ऐसा पिलर है जो वीक है। अभी क्या होता है जब आप पीछे के 3 पिलर्स की बात करते हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल पिलर्स हैं। इनको आप मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, समझ सकते हो। बट ये जो न्यूट्रिशन है, ये एक ऐसा पिलर है जिसको आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपके पेट में चला गया। अब उसमें कितने विटामिन्स मिले, कितने न्यूट्रिएंट्स मिले, कितना प्रोटीन मिला, ये आपको मालूम ही नहीं। इनफैक्ट जो खाना आप घर में लेके आ रहे हो, जिसको हम समझते हैं ये बेस्ट क्वालिटी फूड है, क्योंकि ये सबसे महंगी दाल हम लेके आए, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वालिटी का चावल हम लोग लेके आए, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? क्या उसमें उतना नरिशमेंट मिल पा रहा है? जैसे बेस्ट क्वालिटी की जो दाल है, अगर आप वो भी आप लेंगे, एक कटोरी दाल में मात्र 8 से 10 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। ये मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की दाल बता रहा हूँ आपको, जो ऑर्गेनिकली ग्रोन होगी। जब आप उस दाल को जब आप लेते हैं, अच्छा जो अनकुक्ड दाल है 1 कटोरी, उस 1 कटोरी अनकुक्ड दाल में पूरा परिवार खाता है। अब पूरा परिवार अगर खा रहा है, तो अब जिसने 2 कटोरी दाल खाई, उसको 4 ग्राम प्रोटीन चला गया, जिसने आधी कटोरी दाल खाई, तो उसको 1 ग्राम प्रोटीन गया। तो अब सोचिए ये कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोटीन का। और जैसा कि डब्ल्यूएचओ बोलता है, आपकी बॉडी के वेट के बराबर आपका आपका प्रोटीन इनटेक होना चाहिए। अभी वो होने के उतना उतना आपको मिल पा रहा है कि नहीं आपकी डाइट से? दिन भर में आप 2 कटोरी दाल ले रहे हो या 3 कटोरी दाल ले रहे हो। तो अगर मुश्किल से हम लोग अगर कुक्ड दाल को का रेशो अगर हम लोग निकालें, तो आप मुश्किल से एक 12 ग्राम प्रोटीन के आसपास ले रहे हैं। वो भी मैं मान के चल रहा हूँ, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी की दाल आप खा रहे हैं। फिर कुछ प्रोटीन आपको आपकी रोटी से भी मिलेगा, कुछ प्रोटीन आपको आपके चावल से भी मिलेगा। तो एक मान लीजिए 20-22 ग्राम प्रोटीन हो गया। अच्छा, हमारी जो बॉडी है, एक बहुत बढ़िया रिसर्च है, हार्वर्ड की रिसर्च है ये। उसमें ये बताया गया है कि हमारी बॉडी जितना भी हमारे जो डेड सेल्स होते हैं, उनसे जो भी काम की चीज़ें रहती हैं, उसको रिस्टोर कर लेती है और उसको वापस यूटिलाइज़ करती है। जैसे हम लोग करते हैं कि भई हम अगर खाना खा रहे हैं,
रात में खाना बच जाता है, फ्रिज में रख देते हैं, अगर अच्छा रहता है तो अगले दिन उसको नाश्ते में खा लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ हमारी बॉडी भी करती है। तो ये देखा गया है कि करीब करीब 20 to 30% रीयूटिलाइजेशन आपका प्रोटीन का हो जाता है। तो करीब करीब अगर आप 50 केजीज के हैं तो आपको 20 ग्राम प्रोटीन खाने से मिल गया, और करीब करीब 12-15 ग्राम प्रोटीन या 20 ग्राम के आसपास का प्रोटीन आपकी बॉडी ने रीयूटिलाइज कर लिया। बट बचा हुआ जो जो 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम प्रोटीन है, वो कहाँ से लेके आएंगे आप? भाई आपका तो पेट भी भर गया, अब तो खाने की जगह नहीं बची, अब कितना खाएंगे? तो या तो ईट हार्ड करिए या फिर ईट स्मार्ट करिए। और स्मार्ट खाना खाने के लिए हमारे पास है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, और ना ही सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स नहीं, वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो हमारे पास हैं बाय द कंपनी न्यूट्रलाइट। 83 ईयर ओल्ड डॉक्टर कार्ल रैनबॉर्ग के द्वारा जन्मी ये कंपनी हम सभी को पूरी दुनिया में 108 कंट्रीज में सर्व कर रही है विद द बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स, जो हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए। सिर्फ प्रोटीन की बात कही है मैंने, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। जैसे आज के टाइम में एक बहुत हॉट टॉपिक है हमारा इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए लोगों को बता तो दिया गया कि विटामिन सी लीजिए, लेकिन विटामिन सी जब आप केमिकली ले रहे हो तो क्या वो आपको फायदा कर रहा है या नुकसान, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको विटामिन सी से फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन उसमें जो कलर्स हैं, जो केमिकल्स हैं जिससे वो बना हुआ है, अगर आप महीने भर तक लगातार उसको लेते रहोगे, तो आपको क्या उससे फ़ायदा होगा या लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा? देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग हफ्ते भर की, 10 दिन की, 20 दिन की सोचते हैं, हम लोग 1 साल की नहीं सोचते। क्योंकि ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये कब खत्म होने वाली है। ये हो सकता है कि लाइफ टाइम चले। ये हो सकता है कि कल खत्म हो जाए, ये हम लोगों को नहीं मालूम है, बट तब तक तो हमको विटामिन सी खाना है। पर अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, अभी विटामिन सी के बारे में लोग बहुत बात करने लगे क्योंकि बोला जा रहा है विटामिन सी लो। जो लोग एडमिट थे, उन लोगों को विटामिन सी दिया गया तो उनका इम्यून सिस्टम काम करने लगा, जिंक दिया गया तो इम्यून सिस्टम काम करने लगा। तो क्या ये 2-3 फैक्टर्स ही हैं जो हमारी बॉडी में काम करते हैं? आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जो प्रोटीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने प्रोटीन आपका अगर प्रॉपर लेवल्स में नहीं है, तो आप कितना ही विटामिन सी खा लो, कितना ही जिंक खा लो, वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन ही वो बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपके डिफेंस सिस्टम को बनाएगा। आपका डिफेंस सिस्टम WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी एक्चुअल इम्यूनिटी को बनाते हैं। जस्ट सपोज कीजिए आपने बहुत अच्छे आपने बहुत अच्छी बंदूकें ले ली, बहुत अच्छी राइफल्स ले ली, बहुत बढ़िया प्लेन्स, बहुत बढ़िया टैंक्स, सब कुछ आपके पास है, बट इनको चलाने के लिए ना तो आपके पास आर्मी है, ना तो आपके पास एयरफोर्स है, ना आपके पास नेवी है। ये सब चीजें वहीं की वहीं पड़ी रहेंगी, ये पत्थर है, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। अगर आपके पास प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, तो आप विटामिन सी कितना भी ले लो, जिंक कितना भी ले लो, दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स कितने भी ले लो, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। और प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ डिफेंस मैकेनिज्म के लिए नहीं, आपकी कार्टिलेज के लिए भी जरूरी है, मसल्स के लिए भी जरूरी है। रेगुलर वेयर एंड टेयर होता रहता है मसल्स का। आपको क्या लगता है, आप एक ही पोजीशन में अगर 1 घंटे से बैठे हुए हैं, या एक ही काम आप बार बार कर रहे हैं, रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं, तो क्या इससे आपको ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग घर में काम करते हैं तो एक्सरसाइज हो जाती है। बिल्कुल नहीं। आपके जॉइंट्स और आपकी मसल्स एक ही लेवल पे या एक ही रेंज में काम कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स काम कर रहे हैं, ये आपके लिए एक नेगेटिव स्ट्रेस है। प्रॉपर एक्सरसाइज आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेस है। और उस प्रॉपर एक्सरसाइज को फ्यूल करने वाला, उसमें जो वेयर एंड टेयर होने वाला है, उसको ग्रो करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर और एडिक्वेट नहीं रहा, तो आपकी बॉडी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देगी जितना देना चाहिए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंटेशन। अगर सप्लीमेंटेशन को हम लोग और एक छोटे से एग्जाम्पल से, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से एग्जाम्पल लेके समझें, तो हम सब लोगों ने एग्जाम्स दी हैं।
हम लोग पेपर लिखते रहते थे। अब सपोज करिए 10 क्वेश्चन का एक पेपर है आपका, उसमें से 8 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से लिख लिए और आपकी मेन कॉपी भर गई। 1 घंटा है आपके पास और जो आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और आपको पूरे आते हैं। सपोज ये एग्जाम देते टाइम आपको ये मालूम पड़ गया कि अब यार मेरी कॉपी खत्म हो गई, तो आप क्या करोगे? आप टीचर से सप्लीमेंट्री शीट मांगते थे। तो वही सप्लीमेंट्री शीट यहाँ पे सप्लीमेंटेशन है, और जो हमारी डाइट है दैट इज द मेन कॉपी। अब फर्ज कीजिए आपने सिर्फ मेन कॉपी को सबमिट कर दिया और सप्लीमेंट्री शीट घर ले गए, तो क्या आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ आपने सप्लीमेंट्री शीट को आपने सबमिट कर दिया और मेन कॉपी घर ले गए, तो क्या आपको पूरे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक आप दोनों को साथ में जोड़ के सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार से इन दोनों की जुगलबंदी बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम लोग नहीं जी सकते, लेकिन उसकी जो इनएडिक्वेसीज हैं, उसकी जो कमियां हैं, उनको सप्लीमेंट्स के साथ हम लोग पूरा कर सकते हैं और हमारी बॉडी को हम लोग हेल्दी रख सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू सम अदर फीचर्स विच यू कैन ऐड, जो आपको लाइफस्टाइल में जो आपकी लाइफ में स्टाइल जोड़ सकता है। सबसे पहला, एक प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। देखिए, मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मॉर्निंग रूटीन में मैं आपको अपने बेस पे बताता हूँ। मॉर्निंग रूटीन में मैं जनरली अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, अपनी गोल एक्टिविटीज और अपने सेल्फ टॉक को मैं ऐड करके रखता हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको इसमें लग जाता है अगर आप प्रॉपरली करते हैं। सेकेंडली, हाइजीन। आज के टाइम पे सभी लोग हाथ धोना, नहाना, ये सब लोगों ने रेगुलरली शुरू कर दिया है। अभी पर्सनल हाइजीन तो सब लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। पहले तो बहुत सारे लोगों को बोल बोल के परेशान हो जाते थे कि भाई नहा लो एक बार, एटलीस्ट 2 दिन में तो एक बार नहा लिया करो। बट आज के टाइम में कम से कम 2 बार हर कोई नहा रहा है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा है। पर्सनल हाइजीन हम लोग अच्छी रख रहे हैं और हमारे सराउंडिंग्स की हाइजीन भी हम लोग अच्छी रख रहे हैं। इन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एम्वे के पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट हैं दोस्त। आप इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स देंगे और आपको बहुत सेफ रखेंगे। पूरे कोविड-19 के टाइम पे मैं काम करता रहा। मेरी जो प्रैक्टिस है न्यूट्रिशन की, वो ऑनलाइन चालू थी। तो मुझे कई सारी चीज़ें, मतलब एक तो हॉस्पिटल रेगुलरली जाना ही था, और दूसरा मुझे कुछ चीज़ों को पार्सल भी करना रहता है। तो मैं पूरे कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों का एक ही पोस्ट ऑफिस खुला हुआ था और वो मेन सिटी एरिया में था, जहाँ पे आजू-बाजू काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 फैला हुआ था। मैं उस एरिया में मेरा ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन जाना होता था और मैं आपके सामने अब बिल्कुल हेल्दी बैठा हुआ हूँ। That is really because of the routines which I follow, thanks to Neutralite, thanks to Brit Worldwide, thanks to all my uplines जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे हर तरह से हेल्दी रहने में मेरी हेल्प करी। तो आप गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करिए। हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीन, सराउंडिंग हाइजीन। परस्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसको मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। इसको इनफैक्ट सॉल्यूशन बना के मैंने अपनी गाड़ी में भी रखा हुआ था। जब भी मैं गाड़ी से बाहर या गाड़ी के अंदर आता हूँ तो इसको अपने ऊपर भी छिड़क लेता हूँ, गाड़ी पे भी छिड़क देता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन है आपका परस्यू का। इनफैक्ट मुझे इसके कारण कुछ ऑर्डर्स भी मिले कि भाई आप क्या छिड़क रहे हो, ऐसी क्या चीज़ है। तो लोग देखते जब हैं आपको, प्रैक्टिकली जब पूछते हैं आपसे, आपको करते हुए देखते हैं, तो आपको बिल्कुल बिजनेस में भी हेल्प मिलती है। देन नेक्स्ट थिंग इज वाटर इनटेक। पानी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको लोग बैलेंस डाइट में इंक्लूड ही नहीं करते। आप बैलेंस डाइट के बारे में बात करोगे, सब लोग प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन पानी के बारे में कोई बात ही नहीं करता। आपकी बॉडी 70% पानी से बनी हुई है दोस्त। तो आपको खाने पे कम ध्यान देते हुए पानी पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप जितना हो सके पानी पीजिए। पानी पीने के 2 इंडिकेटर्स हैं, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, जैसे ही मुंह सूखे पानी पी लो। दूसरा इंडिकेटर, जब आप यूरिन करने के लिए जाएं तो यूरिन हमेशा आपकी वाइट निकलनी चाहिए।
These two indicators will ensure कि आपकी बॉडी में adequate amount of water है. अब वो हो सकता है किसी के लिए 2 लीटर हो, किसी के लिए 5 लीटर हो. It completely depends on these two indicators. Then healthy cooking habits. और जहाँ हेल्दी कुकिंग हैबिट्स का नाम आता है वहां पे एमवे क्वींस का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता. आपको बिना तेल बिना एक्स्ट्रा पानी डाले आप इसमें अपने खाने को कंप्लीटली न्यूट्रिशियस रखते हुए आप इसमें कुकिंग कर सकते हैं. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिमाइज एसी यूज. अगर आप एसी चलाते हैं तो जनरली आप उसको बहुत लो पे ना रखें. उसको आप इतने टेम्परेचर पे रखें जिसपे आपको गर्मी नहीं हो रही है. और कोशिश करें कि 5 या 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो बाहर के टेम्परेचर से. देन क्वालिटी फ्रेंड्स. अगर अच्छी क्वालिटी के दोस्त हैं आपके, इस बिजनेस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्रेंड्स की क्वालिटी में कोई दिक्कत आए, क्योंकि आपके अपलाइन से लेकर डाउनलाइन तक सब लोग बेस्ट क्वालिटी के फ्रेंड्स मिलते हैं. जितना हो सके अच्छी क्वालिटी के लोगों से आप एसोसिएट करें, उनसे मिलिए. ये सारे फीचर्स अगर आप इन पिलर्स के साथ ऐड कर दें तो यू कैन लिव एन ऑप्टिमल हेल्थ. फिर एक छोटी सी गाइडलाइन है डेली रूटीन के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ, वो आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ. आप इसमें अपने हिसाब से हेर फेर करके अपने लिए इसको तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हैं. सबसे पहली होती है हम लोगों की स्पिरिचुअल एक्टिविटी. सुबह उठते से ही मैं ऊपर वाले का नाम लेते हुए उनको थैंक्स गिविंग करते हुए अपनी सेल्फ टॉक करता हूँ, अपने गोल्स को मेमोराइज करता हूँ और अपनी सारी जितनी भी जो डेली मेरा जो काम रहेगा उसको मैं एक बार मेमोराइज कर लेता हूँ. फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन करते हुए, गोल ऑप्टिमाइजेशन करते हुए फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ चला जाता हूँ. बढ़िया. इस दौरान मैं पानी अच्छे से पी लेता हूँ और कम से कम 1 लीटर पानी मैं बिल्कुल पी लेता हूँ. और फिर उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करता हूँ. एक्सरसाइज के टाइम पे जनरली लोग गाने लगाते हैं. मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड के टॉक्स, एटलीस्ट 2 टॉक्स इस दौरान में सुन लेता हूँ. आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल उसको भी आप यूज कर सकते हैं. देन मेरा रूटीन है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं लेता, मैं डायरेक्टली लंच लेता हूँ. मैं दिन में 2 ही बार खाना खाता हूँ. लंच लेता हूँ और उसके साथ साथ अपने सप्लीमेंट ले लेता हूँ. लंच के साथ मैं ग्रीन टी जरूर लेता हूँ. ग्रीन टी में प्रोटीन पाउडर डाल के उसको पीता हूँ. और उसके साथ साथ बाकी के सप्लीमेंट जो रहते हैं, डेली ओमेगा, फिर बायोटीन चेरी, उसके बाद विटामिन सी, विटामिन बी और जितने भी हमारे क्या बोलते हैं हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, इनको लेना. फिर जॉइंट्स की अच्छी हेल्थ के लिए ग्लूकोजामीन मैं लेता हूँ. तो ये ऑन एंड ऑफ मैं लेता हूँ. कैल्शियम ऑन एंड ऑफ लेता हूँ हर 2 महीने लेके. फिर उसके बाद 1 महीने का गैप कर दीजिए, फिर से आप लेना शुरू करिए. तो इस तरह से साइबेरियन जिनसेन, क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, रात को 11 साढ़े 11 बजे सोता हूँ, तो एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल फॉलो करता हूँ. इसलिए जिनसेन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जिनसेन नहीं ले पा रहे हैं तो अश्वगंधा जरूर लीजिए. आपकी गट हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए आप ABH जरूर लीजिए, आंवला की, विविता की, हरिता की. तो लिवर का ख्याल रखने के लिए आप मिल्क थिसल जरूर लीजिए. मिल्क थिसल तो मुझे लगता है सभी के लिए जरूरी है. देन दिन भर की एक्टिविटीज करने के बाद जब घर वापस आते हैं तो डिनर बहुत लाइट लेता हूँ, या तो दलिया या तो खिचड़ी, इस तरह से. और वेजिटेबल्स उसमें ज़रूर रखता हूँ. आप लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं. और उसमें जो रात के जो सप्लीमेंटेशंस रहते हैं, स्पेशली AVH जो रहता है मैं रात में लेता हूँ. मिल्क थिसल मैं दोनों टाइम लेता हूँ. AVH रात में ज़रूर लेता हूँ ताकि सुबह मोशंस क्लियर रहें. एंड लास्ट, सोने से पहले बुक पढ़ना. बुक पढ़ते पढ़ते सोने का एक अलग ही मजा है. अगर आप बुक पढ़ते पढ़ते सोते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आती है और माइंड सेट भी बहुत बढ़िया रहता है. सो अगर आपने इन सब चीज़ों को फॉलो कर लिया, आई एम कमिंग टू द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन, और अगर इन सब चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं, आप एक ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव कर लेते हैं, तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं. सबसे पहले हेल्दी बॉडी, दूसरा एनहांस्ड इम्यूनिटी, और हेल्दी बॉडी और एनहांस्ड इम्यूनिटी के साथ आपका हेल्दी माइंड रहेगा, बिकॉज हेल्दी माइंड विल ऑलवेज लिव ओनली एंड ओनली इन योर हेल्दी बॉडी. फिर उसके साथ ही इंक्रीज्ड वर्क कैपेसिटी, आपके काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी. बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपने इन सब चीज़ों पे काम कर लिया तो आपके काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी. देन इम्प्रूव्ड थॉट प्रोसेस. अगर आप दिन भर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं, लोगों को आप अगर मोटिवेट कर रहे हैं,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी थॉट प्रोसेस, आपके ड्रीम्स इंप्रूव ना हो। देन गोल अचीवमेंट, अगर ये पांचों चीजें होंगी दोस्त, तो क्या गोल अचीव नहीं करेंगे आप? क्या नई पिन अचीव नहीं करेंगे? क्या नया लेवल अचीव नहीं करेंगे? या दूसरे भी जो गोल्स हैं, क्या उनको अचीव नहीं करेंगे? बिल्कुल अचीव करेंगे। सब कुछ जब पॉजिटिव हो रहा है तो गोल अचीव करना ही करना है। सो दिस इज द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। अब आपके जो भी सवाल हो, आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। बैक टू यू भट्ट सर। वाओ, व्हाट अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा एंड वी आर ऑल एंजॉयिंग एंड जितना क्वालिटी, सब्सटेंस, नॉलेज, एजुकेशन आज हम सबको मिला है, it was phenomenal. Dr. Varun, you had a very great talk and in fact I was writing down notes. मैंने आज बहुत कुछ खुद भी सीखा है और बहुत कुछ मैंने आज पेन डाउन किया है जो मैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के हेल्थ के लिए और इनफैक्ट मेरे पूरे एक्विंटेंसेस की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आई विल सर्टेनली यूज दैट नॉलेज. Thank you very much for the great and illustrative knowledge which you have given and it showed कि आपका कितना इन डेप्थ नॉलेज है और कितना आप डिटेल में पूछ लें. तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, तो Sure, आप अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चंस उसके आंसर्स दीजिए. तो एक क्वेश्चन यहाँ आया है कि मैं एक रेगुलर बास्केटबॉल प्लेयर हूं, तो क्या अदर देन प्लेइंग बास्केटबॉल मेरे को कोई एक्सरसाइज का रिजिम फॉलो करना जरूरी है क्या? बिल्कुल, ये क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको बास्केटबॉल खेलने से पहले वार्म अप और खेलने के बाद कूल डाउन, ये करना बहुत जरूरी है। दूसरा, आप एक 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 एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन का आप एक ऐसा रूटीन रखिए जिसमें आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज अदर देन बास्केटबॉल। बिकॉज देखिए, कोई भी स्पोर्ट में हम लोग कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी, मतलब एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, तो हमारी बाकी की जो मसल्स होती हैं उनको उतनी उतनी तवज्जो नहीं मिल पाती। तो इसीलिए आप या तो जिमिंग कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं, या बॉडी वेट एक्सरसाइज भी अगर आप करें तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। होपफुली आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। या तो सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, तो मैंने सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस को साथ में रखा है. एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया किसी का, सर मैं एक अच्छी डांसर हूँ, मेरा प्रोफेशन है एज अ डांसर, सो मैं डांस में दिन में मेरा पूरा दिन का शेड्यूल डांस में रहता है, तो क्या मुझे भी कोई एक्सरसाइज करना जरूरी है? डू आई नीड टू डू समथिंग अदर देन डांसिंग? आप बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। मतलब मैंने भी अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर काफ़ी समय डांस किया। डांसर्स के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है, उनके लिगामेंट्स में इंजुरीज बहुत होती है। टेंडन्स और लिगामेंट इंजुरी के लिए प्रोन होते हैं वो लोग, और उसके कारण वो कुछ समय तक तो डांस करते हैं, लेकिन क्योंकि रिपीटेटिव एक्टिविटीज, रेगुलर रिहर्सल्स, इनके कारण उनकी सेम मसल्स, सेम लिगामेंट्स के ऊपर बहुत लोड आता है। और इसीलिए हम लोगों को एक प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन आपको फॉलो करना चाहिए। आप प्रॉपर जिम में चले जाइए। आप एरोबिक एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको अलग से करना चाहिए। आप चाहें तो घर पे भी वेट्स बुला के यूट्यूब पे प्रॉपरली आप अच्छे चैनल्स पे, जो नामी चैनल्स हैं उन पे आप जाइए, उनको आप देखिए। जैसे एक एथलीन एक्स करके एक चैनल है, उस पे आप जाके आप हेल्थ के लिए, आप सॉरी इसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप जा सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, तो आप इंजुरीज को प्रिवेंट कर पाएंगे उसके कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. नाउ दैट जॉइंट हेल्थ के बारे में आपने बताया है डांसर्स के लिए और प्लस आपने जैसे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बताया है, तो एक जॉइंट हेल्थ से रिलेटेड मेरे पास दो क्वेश्चंस आए हैं. दोनों क्वेश्चंस को मैं सोचता हूं शायद ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. एक क्वेश्चन आया है कि मेरा जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हुआ है और हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है विद वन डॉक्टर, और हमारे को उन्होंने कुछ फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस भी बताए हैं. नी रिप्लेसमेंट हुआ है शायद इनका. तो जी। इनका क्वेश्चन है कि क्या मुझे मेरे डाइट में
एडिशनली कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए मेरी जॉइंट हेल्थ, अभी तो मेरा रिप्लेसमेंट हो गया है, तो क्या मुझे जॉइंट हेल्थ के लिए कुछ लेना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन भी जो आया है वो भी सिमिलर है, इनका ये कहना है कि मेरा फिलहाल ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मुझे जॉइंट पेन होता है और इसके लिए फिलहाल मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, बट फिर मेरा न्यूट्रिशन कैसा रहना चाहिए? तो दोनों क्वेश्चन लाइक, एक का है कि मेरा ऑपरेशन हुआ नहीं है, एक का हो चुका है, तो दोनों को न्यूट्रिशन में, और शायद आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट उसमें कुछ ऐड कर सकें कि किस तरीके की एक्सरसाइजेस, ये जो पहली कैटेगरी है जिनका हो गया है उनके लिए, और सेकंड कैटेगरी जिनका अभी हो ना शायद बचा सके हम अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज करें। तो जरा ये दोनों क्वेश्चंस क्या आप आंसर कर सकते हैं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन सर। और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैम या सर जो भी आप हैं, जो आपने सिर्फ घुटनों के बारे में, जो भी आपका जॉइंट रिप्लेस हुआ सर उसके बारे में सोचा है। आपकी बॉडी में कई सारे ऐसे जॉइंट्स हैं, देयर आर मोर देन 200 जॉइंट्स इन योर बॉडी। तो उन जॉइंट्स के बारे में भी सोचिए। देखिए जॉइंट का डीजनरेशन सिर्फ एक ही जगह नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए हम लोग नी का एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि यार अब तो नी जॉइंट रिप्लेस हो गया, अब तो इसमें अगर हम लोग कोई सप्लीमेंटेशन लेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो जो आप सप्लीमेंट्स लेने वाले हो वो सिर्फ और सिर्फ नी जॉइंट के लिए नहीं लेने वाले हो, आप आपकी स्पाइन के लिए भी लेने वाले हो, आपके एल्बो के लिए भी लेने वाले हो, गर्दन के लिए भी लेने वाले हो, जॉ के लिए भी लेने वाले। यू हैव मेनी जॉइंट्स इन योर बॉडी, और अगर एक जॉइंट आपका वेयर ऑफ हो चुका है बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस, तो आपको तो डेफिनेटली सप्लीमेंटेशन शुरू करना चाहिए, नहीं तो कितने जॉइंट रिप्लेस कराएंगे, है ना। तो आपको कैल्शियम, ग्लूकोजामिन, ये दो तो मस्ट हैं ही सप्लीमेंट्स। अगर इनको आप फाउंडेशन सप्लीमेंट्स के साथ ब्लेंड कर सकें तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपके दूसरे जॉइंट्स वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, और आपको जो प्रॉब्लम्स हैं पेन के, इसके उसकी, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी काफी कुछ कम हो जाएंगी, काफी कुछ खत्म हो जाएंगी। ये आप प्लीज इसको आप गलत मत समझिएगा, कोई पेन किलर्स नहीं है ये। पेन आपका इसलिए कम होगा बिकॉज आपके जॉइंट्स में जो जो इन्फ्लेमेशन है, जो आपकी स्वेलिंग है वो कम हो चुकी होगी और हीलिंग हो चुकी होगी, इसलिए पेन आपका कम होगा। विच विल टेक ऑब्वियसली सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, हो सकता है 3 से 6 महीने लग जाएं आपको। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपकी एक्टिविटीज बढ़ रही है, जॉइंट की मूवमेंट्स बढ़ रही हैं, आपका पेन कम होता जा रहा है। तो ये कुछ 5 सप्लीमेंट्स जो हैं, हमारे प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन आप लोग ले सकते हैं, न्यूट्रीलाइट डेली, ओमेगा 3, हेलमैक डी प्लस एंड ग्लूकोजामिन विद HCl, ये आप 5 सप्लीमेंटेशन आप जरूर शुरू करें। और अगर बजट अलाउ करता है तो आप अश्वगंधा भी शुरू कर सकते हैं साथ में। सो होपफुली आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन सर। या ब्यूटीफुली आपने दोनों, एक कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ एक क्वेश्चन था उनका ही कि मेरा अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट का नौबत ना आए इसके लिए डॉक्टर ने मुझे कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं, बट क्या होना चाहिए आइडियल मेरा रूटीन की ताकि मुझे ऑपरेशन में अवॉइड कर सको? तो न्यूट्रिशन पे तो आपने ऑलरेडी बता दिया है, बट कुछ एक 2-3 एक्सरसाइजेस जो उनके लिए डेली रूटीन में रहना जरूरी है। बिल्कुल। आपको एक्सरसाइजेस जब आप शुरू करें तो पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करें। नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, जिसमें आपके जो होपफुली आपका नी जॉइंट ही शायद रिप्लेस होने वाला है, या अगर हिप जॉइंट भी रिप्लेस होने वाला हो, तो इन दोनों जॉइंट्स पे वेट ना आए, ऐसी एक्सरसाइज से आप शुरू करिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले अपनी मसल्स को स्ट्रांग बनाना है। देखिए जो लाइन ऑफ फोर्स होती है वो अगर हम लोग देखना शुरू करें, जैसे लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, ये जब आप वेट डाल रहे हो कहीं पे भी, तो एक लाइन होती है जिसके थ्रू फोर्स ट्रैवल करके आपकी बॉडी में अलग अलग जॉइंट्स के थ्रू होता हुआ पास होता है। तो उस लाइन ऑफ फोर्स का सबसे पहला कांटेक्ट है स्किन, सेकेंड कांटेक्ट आपका फेशिया, थर्ड कांटेक्ट आपकी मसल्स, देन फोर्थ कांटेक्ट है आपका बोन, और फिर वो लाइन ऑफ फोर्स होते हुए आपके जॉइंट्स तक जाती है। तो आप ये चीज सोचिए, जॉइंट आपके पांचवा लेवल है जहां पे लाइन ऑफ फोर्स या फोर्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आपने अपनी मसल्स को, दैट इज द थर्ड लाइन ऑफ फोर्स का इम्पैक्ट, अगर अपनी मसल को आपने स्ट्रांग बना लिया
तो मैक्सिमम फोर्स डेसिपेशन आपकी मसल हैंडल कर लेगी, और मसल अगर हैंडल कर लेगी तो आपके जॉइंट्स के ऊपर लोडिंग नहीं आएगी, उतनी लोडिंग नहीं होगी जितनी ज्यादा अभी हो रही है। बिकॉज मसल्स की वीकनेस के कारण क्या होता है, जॉइंट वो डायरेक्टली प्रोन हो जाते हैं फोर्स के प्रति, और इसके कारण वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी होता है, और वो वेयर एंड टेयर हील भी नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही आप खड़े हुए आपका फोर्स डायरेक्ट जॉइंट पे आया। तो द होल आइडिया ऑफ डूइंग नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज इज कि आप अपने मसल्स की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करिए। उस स्पेसिफिक एक्सरसाइज समझने के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया कि आपको कौन से जॉइंट की प्रॉब्लम है, और शायद डेमोन्स्ट्रेशन करके अभी पॉसिबल नहीं होगा बताना। तो एक बार फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाके उनसे आप बात करके नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज सीखिए। जब आपकी मसल स्ट्रांग हो जाए, विच विल टेक अबाउट 1 to 2 months, 2 महीने तक आप प्रॉपर अगर नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें आप ग्रेडेड वेट ट्रेनिंग करते हैं। ग्रेडेड वेट ट्रेनिंग मतलब आप धीरे धीरे अपने रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। अब रेजिस्टेंस आपका हो सकता है कि आप वेट से रेजिस्टेंस ले रहे हो, या थेराबैंड से रेजिस्टेंस ले रहे हो, या बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, फिजियो बॉल हो गई, ये इन सब चीजों से आप रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो आप कौन सा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज आप ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि धीरे धीरे रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाओ, आप एक्टिविटीज को कैसे बढ़ाओ। और जैसे ही आपकी लोडिंग कम हो जाए, ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो गई हैं, तो फिर आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जा सकते हैं, स्पेशली वॉकिंग वगैरह। जैसे जनरली क्या होता है, जब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी है, तो हम सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमारे दिल में आती है वो है वॉकिंग। और ये एक कम्प्लीटली वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, इससे आपको फायदा ना होते हुए नुकसान ज्यादा होगा। तो पहले आप अपनी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करके मसल्स को स्ट्रांग बनाएं, फिर स्लोली आप वॉकिंग की तरफ आप प्रोग्रेस करें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, और ये बोल रहे सर लॉकडाउन हुआ है तब से घर में ही पड़े हैं। हाँ, तो और मैं हाउस वाइफ हूँ, और घर में काफी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ 15 मिनट से 20 मिनट के कुछ एक्सरसाइजेस की टिप्स चाहती हूँ। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ यू कैन। तो मैम इसमें आप अभी, मैं अगर एक्सरसाइजेस के नाम लूंगा, आई डोंट नो आप कितना समझ पाएंगे, पर एब्डोमिनल क्रंचेस एक होती है, ये आप कर सकते हैं, ये सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है लोगों की। फिर अगर आपको नी पेन वगैरह नहीं होता तो आप सिटअप्स कर सकते हैं विद प्रॉपर डिस्टेंस इन बिटवीन द नीज। आपको अपने फुट को एग्जैक्टली आपके हिप के नीचे आए, आपको दोनों फुट्स को इस तरह से अलाइन करना है। और फिर उसके बाद जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, जब आप सिटिंग पोजीशन की तरफ जाएंगे, तो आपके नीज आपके टोज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो सिटअप आपको इस तरह से करनी है। तो पहले आप हाफ सिटिंग चेयर, मतलब जो चेयर पे हम लोग बैठते हैं उतनी पोजीशन तक आप स्क्वाटिंग करें। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा उससे और नीचे जाएं, जैसे हम लोग छोटे स्टूल पे बैठते हैं उसमें आप स्क्वाटिंग करें, और फिर उसके बाद प्रॉपर आप स्क्वाटिंग कर सकते हैं। तो स्लोली आप ग्रेडेड उसको बढ़ाएंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। देन थर्ड एक्सरसाइज यू कैन स्टार्ट विद वॉल पुशअप्स। जो हम लोग पुशअप्स करते हैं नीचे, पहले आप उसको वॉल पे करिए। वॉल पे क्या होगा, आपको काफी कुछ आपके, एक तो जॉइंट्स आपके मतलब लचीले हो जाएंगे, मसल्स को आदत पड़ जाएगी, और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी वेट आप मतलब उसको आप प्रॉपर पुशअप्स की तरफ आप जा सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप 1 1 kg के डंबल्स अगर आप मंगा लें, और उससे आप जो रूटीन हमारे मूवमेंट्स होती हैं, राइट फ्रॉम मतलब सामने से हाथ को ऊपर उठाना, फिर साइड से हाथ को ऊपर उठाना, फिर बाइसेप्स कर्ल्स करना, ट्राइसेप्स कर्ल्स करना, ये चीजें आप शुरू कर सकते हो। सेम चीज अगर आप चाहें तो वेट कफ्स मंगा सकते हैं, 1 किलो का, 2 किलो का, वो ऐसे वेट्स रहते हैं जो आप पैर पे और हाथ पे आप बांध सकते हो। अगर पकड़ने में दिक्कत है तो आप पैर पे और हाथ पे उसको बांध सकते हैं, हम लोग स्ट्रैप में रहते हैं वो, तो आप बांध सकते हैं, और उसके थ्रू आप अपने पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। या थेरा बैंड्स करके बैंड्स आते हैं, एक्सरसाइज बैंड्स आते हैं, वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत कॉस्टली भी नहीं होते, और वो आप उससे आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उनसे आप अपने पैरों की एक्सरसाइज, हर मसल्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
तो मैं फिर से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा और मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि मैं अभी यहाँ पे कुछ डेमोज करके नहीं बता पा रहा हूँ। आप अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से अगर आप कंसल्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर साहब। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने के पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कुछ एक्सरसाइज रिलेटेड आजकल यूट्यूब पे बहुत बहुत कुछ मटेरियल मिलता है। तो क्या यूट्यूब के ये देख के एक्सरसाइजेस करना या अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, इन दोनों के बीच में क्या आप सजेस्ट करते हैं? सर मैं बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि क्या है आजकल सब लोग एक तो अवॉइड भी कर रहे हैं फिजिकली लोगों से मिलना, डॉक्टर्स से स्पेशली, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि उसको इन्फेक्शन कैच करे। और दूसरी चीज मतलब एक्सरसाइज के इतने अभी सब लोग ऑनलाइन रहते ही हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे जनरली रहते ही हैं, तो बहुत सारे लोगों के अपडेट्स आते रहते हैं। तो इसमें एक ही सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपके पहचान के कोई डॉक्टर्स हैं या पहचान के कोई हेल्थ एडवाइजर्स हैं, तो उनके पास आप एटलीस्ट फॉर अ वीक आप जरूर जाइए, ताकि वो बेसिक चीजें आपकी देख के अपने सुपरविजन में आपसे करवा सके। एटलीस्ट एक बार आप अगर एक हफ्ते के लिए भी आप चले जाते हो उनके पास, या उनको आप घर पे बुला लेते हो, बहुत सारे आपको होम विजिट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं आज के टाइम में, तो उनको आप घर पे बुला लीजिए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर लीजिए और प्रॉपर मेजर्स फॉलो करते हुए उनको आप बुला के उनके सुपरविजन में एटलीस्ट 1 वीक आप प्रॉपर एक्सरसाइज शेड्यूल उनके देख रेख में कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिए। फिर क्या होगा, दूसरी चीज, अगर जैसे आप यूट्यूब से ही अगर देखना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी की लिमिट्स को आप समझिए। आपकी बॉडी किस चीज को अलाउ कर रही है, वही चीज आप करिए। अगर वहां जाके मतलब आप देख रहे हो कि उसने मंडूक आसन बहुत अच्छे से कर लिया यूट्यूब पे, तो आप भी करने के लिए लग गए और पता चला कि बैक में इंजरी हो गई, तो वो एक दिक्कत हो जाएगी। आपको अपनी बॉडी के इंडिकेटर्स को समझना पड़ेगा। इंडिकेटर्स क्या है? जैसे सबसे पहला इंडिकेटर रहेगा, आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, तो लचीलेपन जो रहेगा आपका वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जहां आपको स्ट्रेच फील होने लगे, वो तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लेकिन जहां आपको ऐसा लगे कि अब पेन हो जाएगा, या अब ऑपोजिट मसल ग्रुप जो है उसमें इंजरी होने के चांसेस है, या उसमें क्रैम्प आने के चांसेस है, अगर जहां आपको ये फीलिंग आए वहीं पे आप रुक जाइए, बल्कि इनफैक्ट उससे 5 डिग्री पहले ही रुक जाइए। ओके। दूसरी चीज, आप उतना वेट मत उठाओ जितना आप उठा सकते हो, स्पेशली इन इनिशियल 1 to 2 वीक्स। आप उससे कम वेट उठाओ, बिकॉज आप एक बार के लिए तो आप वेट उठा लोगे, बट आपको रिपीटेशन एटलीस्ट 5 या 10 रिपीटेशन करने हैं, पर आपकी मसल्स उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने शुरू किया करना। तो आप उससे अगर थोड़ा सा कम वेट उठाएंगे, तो आपकी मसल्स एक्वेंट हो जाएगी, और वो धीरे धीरे अपने आप को एस्टैब्लिश करके फिर आप उस वेट को आप उठा भी सकते हो जितना आप उठाते हो, और उससे बढ़ा भी सकते हो आप। तो ग्रेडेड वेट ट्रेनिंग इसी को कहते हैं हम लोग। तो और फिर तीसरी चीज ये हो गई कि आप जो भी रूटीन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत लोग करना चाहते हैं। फ्लोर एक्सरसाइजेस बहुत अच्छा तरीका है, बट अगेन उसमें रेपिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूट्यूब में बताया जाता है, बहुत सारे लोग 20-20 30-30 रेपिटेशंस बता देते हैं एक एक एक्सरसाइज के, बट आप शायद उतने रेपिटेशंस ना कर पाओ, बिकॉज आपका जो एंड्योरेंस है वो अभी बहुत ही कम है, शायद बेस लेवल से भी नीचे है। तो आप पहले उतना ही करो जितना आप आसानी से कर पाओ। आपकी सांस तेज हो गई, पसीना आ गया, दैट इज द मेन गोल, एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज। जहां ये चीज हो गई, जैसे आपने मान लीजिए आपने 10 टाइम्स अगर कोई एक्सरसाइज रिपीट करी और आपकी सांस तेज हो गई, आपको पसीना आ गया, तो आप रुक सकते हो। धीरे धीरे आप देखोगे 10 दिन बाद आप देखोगे कि ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो गया है, आप उसको मतलब बहुत इजीली कर पा रहे हो। तब आप 2 या 5 रिपीटेशंस बढ़ा दीजिए, फिर आप 2 या 5 रिपीटेशंस बढ़ा दीजिए, ऐसे करके आप 20 या 30 रिपीटेशन तक जाइए। तो आपको बेनिफिशियल भी रहेगा, आपको इंजरीज भी नहीं होंगी, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। एक व्यक्ति है जिन्होंने पूछा है कि सर मैं एक रेगुलर जिम में जाने वाला व्यक्ति हूँ एंड आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माय हेल्थ, सो कैन यू सजेस्ट मी मैंने क्या न्यूट्रिशन लेना चाहिए ताकि मैं अपने बॉडी को अच्छी तरह से बना सकूं और अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकूं। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया सवाल है।
और जनरली जो लोग जिम जाते हैं तो उनके ट्रेनर्स उनको काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं, काफ़ी सारा सपोर्ट करते हैं। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट गोल देखिए, आपका आपका गोल क्या है? व्हाई आर यू गोइंग टू जिम? अगर आप एक अच्छी हेल्थ के लिए आप जा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स कौन से लेना है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है? पहला जो हम बोलेंगे कि जो बेसिक बेस बेस गाइडलाइन है कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेने की, वो ये है कि आपको वो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई अगर मैं साल भर रेगुलरली प्रोटीन खा रहा हूँ और आने वाले टाइम में किडनी मेरी डैमेज हो रही है, क्रिएटिनिन लेवल मेरा बढ़ गया, तो वो तो फायदे से ज्यादा नुकसान हो गया। मसल तो बन गई लेकिन किडनी चली गई, तो भाई किडनी को खराब नहीं करना है मुझे। और जनरली जो सिंथेटिक प्रोटीन्स रहेंगे या बाहर के प्रोटीन्स रहेंगे, उनमें ये चीजें हमने देखी हुई है ना। दूसरी चीज, अगर जैसे जिम में प्रोटीन का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है और प्रोटीन को ही सब कुछ समझ लेते हैं लोग, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आप कितना ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन आप खा लो, लेकिन अगर उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स नहीं रहेंगे, तो आप कितना ही प्रोटीन खा लो, वो इट विल बी जस्ट इट विल एक्ट एज एन एक्सपेंसिव यूरिन। वो यूरिन से बाहर निकल जाएगा आपके, वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म नाम की एक प्रोसेस होती है, जो दो प्रोसेसेस में डिवाइडेड है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब आपने जो भी चीज खाई वो उसको तोड़ेगी बॉडी, और एनाबॉलिज्म मतलब उन टूटी हुई चीजों से बॉडी जो अपने लिए बनाना चाहती है उसको बनाएगी। तो इस दोनों प्रोसेस के लिए, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के लिए, स्पेसिफिक विटामिन, स्पेसिफिक मिनरल, स्पेसिफिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं मिले उसको, तो आप जो भी चीज खा रहे हो आपके लिए वो मतलब थोड़ी बहुत फ्रूटफुल हो भी सकती है, लेकिन पूरी तरह से फ्रूटफुल नहीं होगी। इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप फाउंडेशन सप्लीमेंट जरूर लीजिए। अगर आप जिम जा रहे हैं और वे प्रोटीन यूज करना चाहते हैं, तो आप वे प्रोटीन यूज करिए, लेकिन विथ डेली एंड विथ मल्टीविटामिन, सॉरी डेली मल्टीविटामिन एंड विथ ओमेगा 3। ये दोनों चीजें आपको लेनी ही है, चाहे आप ऑल प्लांट प्रोटीन ले रहे हो, चाहे आप वे प्रोटीन ले रहे हो, इनको तो आपको लेना ही है। पर उसके साथ साथ अगर आपका बजट अगर आपको अलाउ करता है, तो एनर्जी के लिए आइदर अश्वगंधा और साइबेरियन जिनसेन, ये आप जरूर लीजिए। तो यू विल फील ऑसम थ्रू आउट द एक्सरसाइज। इनफैक्ट एक्सरसाइज के बाद जब जनरली ऐसा देखा गया है कि थकान सी फील होती है या लेथार्जिक फील होने लगता है, या आधा दिन तो ठीक लगता है, फिर बाकी का दिन जो ऐसा लगता है यार बदन टूट रहा है, ये सारी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। फिर चौथी चीज जो आपको फॉलो करनी है, आपको अगर आप बाहर के सप्लीमेंट्स पहले से ले रहे थे, तो और आप बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैंने कई सारे लोगों को से मैंने बात भी करी है, उन लोगों को शायद प्रोटीन वो या तो एक्सपेंसिव लगता है या फिर उनको वो नहीं लेना चाहते। बहुत सारे लोगों में एक फैड रहता है कि नहीं यार, हम जो प्रोटीन यूज कर रहे थे वही प्रोटीन यूज करेंगे, एक रहता है। तो अभी आप ये जो सप्लीमेंटेशन आपने बाहर के अभी तक लिए हैं, आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा क्रिएट हुए हैं, आपका लिवर उससे डैमेज हो सकता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे डैमेज हो सकता है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको मिल्क थिसल और एवीएच, ये पूरे पूरे सप्लीमेंट वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल नहीं है, ये हमारे पास ही अवेलेबल है। तो आप भले ही आप विटामिन कहीं के और के लीजिए, प्रोटीन कहीं का और का ले रहे हैं, ओमेगा 3 कहीं और से ले रहे हैं, पर ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको एमवे के ही लेने चाहिए। इनफैक्ट आप सजेस्ट करिए, ताकि जो बॉडी के पोटेंशियल डैमेज है, इंटरनल डैमेजेस बिकॉज ऑफ टेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स, क्योंकि उनमें ज्यादातर केमिकल्स होते हैं, तो वो डैमेजेस को आप बचा सकते हैं और अपने लिवर को आप अच्छा रख सकते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आप अच्छा रख सकते हैं। क्या बात है डॉक्टर वरुण, आपने बहुत बढ़िया तरीके से, डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूरे डाउट्स ही क्लियर कर दिए। इनफैक्ट आपने वी आर सो प्राउड कि हमारे पास आज एक न्यूट्रीलाइट ब्रांड है जो न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स में हर कैटेगरी में बनाता है। और वी कुड पिक, आपने हर कैटेगरी से हमें एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट पिक करके हमारे सामने इज ह्यूज बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स, उसमें से आपने प्रोटीन, ओमेगा, डेली और यहाँ से अश्वगंधा, प्लस हमने देखा कि आपने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हमारे हर एक तरीके के प्रोडक्ट को कवर किया है।
सो यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, और आपने ये भी पॉइंट क्लियर किया कि अगर मैं लेना चाहता हूँ वे प्रोटीन हो, चाहे न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन हो या कोई भी सप्लीमेंट है, वो नेचुरल सोर्स से बना होना चाहिए ताकि वो हमारी हेल्थ को डैमेज ना करे। नहीं तो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं, जो हमको बहुत सारे जिम से रिकमेंड हो जाते हैं कई बार, और वो हमारी हेल्थ को सीवियरली डैमेज कर जाते हैं। तो ये सबके लिए मैसेज है दोस्तों कि while you are picking and choosing any nutritional supplements, always make sure that they are coming from a natural source. And today I feel proud from here to tell the only supplement brand in world which does this is Nutrilite, जो अपने supplements नेचुरल बनाती है, और ये नेचुरल सप्लीमेंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक फार्म्स। ओके, तो नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर है, जो कि है कि इन्होंने चैट बॉक्स में डाला है। जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन इज कि मुझे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है स्टिफनेस ऑफ मसल्स का, और आई एम अ हेल्थी पर्सन, बट वन डे आई एक्सपीरियंस सीवियर स्टिफनेस ऑन राइट शोल्डर including that side of back, okay, that persisted for 2 days and then disappeared as if nothing had happened. Why this must have happened? What does it indicate? And I have already started taking ashwagandha brahmi daily in Nutrilite supplements. Can you please suggest me, sir? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच मेनी पीपल आर फेसिंग, और इसको लोग जितना अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड किया, लोग अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। दिस मे बी द स्टार्टिंग ऑफ अ वेरी कॉमन कंडीशन कॉल्ड एज फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके शरीर में, हम जैसे हमारी स्किन है ना बाहर से, वैसे ही हमारी बॉडी की एक इंटरनल कवरिंग होती है जिसको हम लोग फेशिया बोलते हैं। अब ये जो फेशिया है दैट इज 80% वाटर एंड 20% प्रोटीन, और उसमें कुछ ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इसका बहुत बढ़िया वीडियो है, अभी डॉक्टर भट्ट सर, बिंदु सर, इन लोगों ने तो डायरेक्टली देखा हुआ है, फेशिया को रोज काटते हैं ये लोग, बट हम लोगों ने तो यूट्यूब पे देखा हुआ है उसको, और उसका वर्किंग देखा हुआ है। एक्चुअली जो फेशिया है, जैसे आपकी स्किन ने आपके पूरे बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, फेशिया आपकी हर एक चीज को इंटरनली कवर करती है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे हमारी नर्व्स सिग्नल्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे पहुंचाती है, वैसे ही फेशिया भी हमारी बॉडी को हेड से लेकर टो तक कनेक्ट करके रखती है और ब्रेन को पूरी इंफॉर्मेशन देती रहती है। जब आपके फेशिया में पानी की कमी या प्रोटीन की कमी होने लगती है, तब आपको ये प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाती है। So this may be an indicator of fibromyalgia जो आपको हो सकता है आने वाले टाइम में हो। That may be an indicator of lack of exercises, जो आपका फेशिया की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो गई है, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो गई है। होपफुली आपकी जो भी मतलब आई डोंट नो योर एज, बट एक 30+ लोगों में फेशिया की फ्लेक्सिबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। उसके पहले भी लोगों में फेशिया की फ्लेक्सिबिलिटी कम इसलिए हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर लो इनटेक ऑफ वाटर। तो आपने अगर आप पानी नहीं पीते हैं, जो मैंने 2 इंडिकेटर्स बताए, एक जैसे अभी मुझे प्यास लग रही है, तो प्यास आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। दूसरा, जब आप यूरिन जाए तो यूरिन वाइट होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आप फॉलो कर लो तो आपके फेशिया की आधी प्रॉब्लम तो खत्म हो ही जाएगी। आपने बहुत बढ़िया सप्लीमेंटेशन का रिकमेंडेशन आपने शुरू किया है। आई वुड रिकमेंड वन मोर सप्लीमेंट टू यू, दैट इज ऑल प्लांट प्रोटीन। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऑल प्लांट प्रोटीन लीजिए, और अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, बट ऑल प्लांट प्रोटीन विल डू द नीडफुल थिंग। तो वो आप बिल्कुल उसको और ऐड कर लीजिए, और बाकी की चीज तो आप ले ही रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके डॉक्टर वरुण, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, और मैं क्वेश्चन भी इनकी लैंग्वेज में पढ़ना चाहूंगा। बोलते हैं, सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरी हाउस वाइफ है, और मैं दिन भर ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते बैठता हूँ, जूम पे और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, और हमारा स्क्रीन टाइम पूरा दिन में 12 घंटे है, और उतने ही 12 घंटे मेरी वाइफ, क्योंकि वो अकेली घर पे रहती है, टीवी पे भिड़ी रहती है। ये उनकी ही लैंग्वेज में मैं जरा पढ़ रहा हूँ। तो बोले, सर हमारे लिए कुछ हमें रिकमेंड कीजिए, क्योंकि मैं दिन भर बैठा हूँ, एक्सरसाइज होता नहीं है, और प्लस वो लिखते हैं कि मेरी आंखों पे भी कुछ स्ट्रेस शायद पड़ रहा है। सो कैन यू रिकमेंड सम सप्लीमेंट्स एंड सम एक्सरसाइजेस फॉर अस
पीपल जो सीडेंटरी लाइफ बिता रहे हैं, हम दोनों के लिए कुछ सजेस्ट कीजिए, ऐसा उनका क्वेश्चन। बहुत बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से भी लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों की यही कंडीशन रही है कि या तो मोबाइल या तो टीवी या तो लैपटॉप, इसी पे सब लोगों ने टाइम बताया है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन आप सेट करिए, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन सेट करिए, जिसमें आप इनिशियल जो मॉर्निंग का एटलीस्ट 45 मिनट्स आप खुद की एक्सरसाइज के लिए निकाल लें। क्योंकि अभी आई डोंट नो कि आपको ड्यूरिंग योर मीटिंग आवर्स आपको हमेशा वीडियो ऑन रखना पड़ता है या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है आपकी कंपनी भी इस बात को समझेगी कि इफ़ यू आर ड्यूरिंग द लॉन्ग सेशंस ऑफ योर मीटिंग्स, अगर आप 2 मिनट के लिए उठ के अगर कोई बेसिक स्ट्रेचेस आप कर सकें, जैसे कि आप दोनों हाथ ऊपर करके और दोनों पैरों को टच करना है, एटलीस्ट 5 टाइम्स आप करिए। और जब आप टच करते हैं तब आपकी नीज एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और आपकी बैक मतलब कर्ल नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट नीचे जानी चाहिए। ओके, एंड यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड्स वहाँ पे। फिर देन यू हैव टू रोटेट योर स्पाइन, आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेशंस कर सकते हैं। फिर गर्दन को ऊपर नीचे साइड्स में, आप इसको बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी बैक के पीछे देखने की कोशिश करिए, जितना ज्यादा आप पीछे की तरफ देख सकते हैं उतना ज्यादा कोशिश करिए, जितना ऊपर की तरफ देख सकते हैं उतना ऊपर की तरफ देखिए। नीचे तो हम लोग देखते ही रहते हैं, बिकॉज कंटिन्यूअसली मोबाइल या लैपटॉप या रीडिंग हम करते हैं तो नीचे ही देखते हैं हम लोग। तो ये जो पोजीशन है ये आपको मेंटेन करना है। फिर रात में सोने से पहले आप 2 पिलोज रख लीजिए, दो पतले पिलोज रख लीजिए या एक मोटा पिलो रख लीजिए। और वो पिलो आपके मतलब हेड और नेक के एरिया में नहीं होना चाहिए, वो बैक तक रहे, बस अपर बैक तक। और उसके बाद आप लेट जाएंगे ताकि आपका बैक जो रहेगा, बैक और चेस्ट ऊपर हो जाएगा और जो नेक जाएगा वो पीछे की तरफ जाएगा। तो इट विल गिव यू अ स्ट्रेचिंग फीलिंग। यहाँ पे हमारी मसल्स रहती हैं स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एससीएम, ये बेसिकली हमेशा ऐसी रहने के कारण हमारे नेक फ्लेक्शन के लिए होती है। तो हाँ सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो ये आपको इतना रिलैक्सिंग फील देगी आपको कि आप मतलब पूरे दिन भर का स्ट्रेस जो रहेगा वो आपका निकल जाएगा। तो एक 5, 7, 10 मिनट्स के लिए आप ऐसा लेट सकते हैं और बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। और मैं आपको ये बता दूं कि आप चिन टक्स एक एक्सरसाइज होती है, आप अपनी आईज की सीध में देखते रहिए और चिन को नेक की तरफ आपको लेके जाना है, एडम्स एप्पल जो हमारा रहता है इसकी तरफ लेके जाना है। ये एक एक्सरसाइज है जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्योंकि सामने झुक के देखना रहता है, मोबाइल देखना रहता है, तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है उनको, और इसके कारण उनकी नेक में पेन होने लगता है, बाद में हेडेक भी होने लगता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसके कारण। तो ये चिंटक्स अगर आप हर घंटे 10-10 बार विद 5 सेकेंड्स होल्ड अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत इफेक्ट मिलेगा। और एक और एक्सरसाइज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ये बैठ के हम लोगों ने हाथ हमारा ऐसा रहेगा शोल्डर लेवल पे, दोनों हाथ रख के और इसको पीछे लेके जाना है आपको, दोनों हाथों को, और फिर 5 सेकेंड्स होल्ड करिएगा और फिर लेके आ जाइएगा। दोनों हाथ, आप ये दोनों हाथ इस तरह से पीछे की तरफ आप पकड़ के रखिएगा और अपने पेक्टोरल्स को स्ट्रेच करना है आपको। पीछे जब आप हाथ लेके जाएंगे पीछे की तरफ और उसको खींचेंगे तो आपके दोनों शोल्डर्स वाइड हो जाएंगे और चेस्ट आपकी बाहर आएगी। इस दौरान आप चिन टक्स करोगे अगर, तो आपका एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको एक सिटिंग पोस्चर में आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप बैठेंगे तो आपका मतलब आपका पूरा वेट जो है वो एक्चुअल हिप्स पे होना चाहिए, बटक्स पे आपका वेट आना चाहिए। बटक्स और थाई, ये पूरा पोर्शन आपके बॉडी के वेट को बेयर करना चाहिए। तो यू विल बी सिटिंग स्ट्रेट, दिस इज योर पोस्चर, दिस इज योर पोस्चर। और इसको करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, जो भी आपकी एक तो सिटिंग जो है आपकी, जहाँ भी आप बैठते हैं चेयर, आप चेयर पे बैठे हैं एक तो, और बिना मतलब इट शुड नॉट बी एन ऑफिस चेयर, आप प्रॉपर सपोर्ट वाली चेयर के साथ बैठिए, उसमें टायर्स ना लगे हों। तो आप ऐसी चेयर में बैठें और जब भी आप बैठें तो आपको अंदर की तरफ सिंक होके, मतलब आपकी बटक पहले आपके चेयर के बैक रेस्ट से चिपक जाए और फिर आप पीछे टिकिए। जब ये चीज को आप फॉलो करेंगे, अभी देखिए कुछ दिनों बाद आप क्या
कुछ देर के बाद आप सिंक हो जाएंगे चेयर में, थोड़ा सा नीचे झुक जाएंगे, लेकिन वापस आप अपने पोस्चर को सही करिए। ये पोस्चर अगर आपने मेंटेन करके रख लिया तो आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब ऐसी चेयर पे ना बैठें जो जो मतलब बाहर की मतलब सामने की तरफ निकली हुई हो। इट शुड बी डीप टुवर्ड्स बैक, पीछे की तरफ थोड़ा गहरा होना चाहिए चेयर का। और बैक स्ट्रेट जो रहेगा वो मतलब बैक सपोर्ट जो रहेगा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए उसका। अगर एकदम स्ट्रेट भी नहीं, थोड़ा सा कर्व ही रहेगा तो भी चलेगा। बट आप सिटिंग आप अगर अपनी सुधार लेंगे तो काफी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाए। थैंक यू डॉक्टर वरुण, ये क्या बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर काफी सारे लोगों के एक्सरसाइज रिलेटेड, पोस्चर रिलेटेड, ओवरऑल बॉडी के अलग अलग एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मुझे तो लगता है इट इज नेवर एंडिंग। बट क्या मैं जान सकता हूँ सर कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है या आपका कोई ऐसा मीडियम है जहाँ पर आप आप हमको कुछ एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी के कुछ गाइडलाइंस हमें वहां दे, हम वहां हिट कर सके और उस चैनल से आपके कुछ इन्फो, और अगर ऐसा नहीं है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे सर आपको हमें इस तरीके का कुछ इंफॉर्मेशन जहां पर ना यू आर एक्सेसिबल टू अस 24/7, कि आपके वहां ऑलरेडी कुछ वीडियोस है और हमको आप वहां हिट कर सके। तो सर प्लीज गाइड कर सकते हैं? श्योर सर, श्योर, बिल्कुल सर। वैसे मेरा यूट्यूब चैनल है लेकिन अभी उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोग इतने जागरूक हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ वीडियोस बना के उस पर डालने पड़ेंगे। तो मैं भट्ट सर के साथ लिंक शेयर कर दूंगा और बिंदु सर के साथ भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मेरा चैनल का नाम है डायमंड एट हार्ट। और उस पर कई सारे इन्फॉर्मेशन है, वो अभी फिलहाल बिजनेस से रिलेटेड और प्रोडक्ट रिलेटेड ही हैं। बट हाँ, मैं अभी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड भी मैं उस पर इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, पोस्चर से रिलेटेड, बेसिक एक्सरसाइजेस से रिलेटेड। ये भी मैं आपको कुछ छोटे छोटे वीडियोस मैं उस पर बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या बात है सर। और क्वेश्चन आंसर सेशन में तो जैसे मैंने बताया इट इज नेवर एंडिंग, ये तो चलता ही रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे और उसके बाद वी विल स्टॉप दिस सेशन। सो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ आया था कि सर हाई बीपी और लो बीपी के लिए अच्छा, और एक क्वेश्चन था मैं मिस कर गया, जो पहले शायद आपने आंसर कर लिया है। एक व्यक्ति है जिन्होंने पूछा है सर C4 C5 डिस्क में मुझे प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या न्यूट्रिशन लिया जाए? हाँ, बहुत बढ़िया। इसके लिए आप फाउंडेशन हेल्थ सप्लीमेंट्स तो लीजिए ही, प्रोटीन पाउडर, न्यूट्रीलाइट डेली और ओमेगा। और साथ ही साथ आप ग्लूकोजामीन और कैल्शियम, ये 5 सप्लीमेंट्स आपको लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं। ये आपके डिस्क को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, कार्टिलेज को रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं, जॉइंट की लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन, एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। किसी भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है या आप अपने जॉइंट्स को हेल्दी भी रखना चाहते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को आप रेगुलरली लेते रहिए। जिनकी हेल्थ अच्छी है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको हर 2 महीने में, जैसे ग्लूकोजामीन और कैल्शियम आप 2 महीने तक लीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए 1 डेढ़ महीने के लिए, फिर से आप लेना शुरू कर सकते हैं। बट फाउंडेशन सप्लीमेंट्स आप रेगुलरली रखिए उसको। तो सेम इसी के साथ रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया, आई थिंक उसका आंसर भी आपने दे ही दिया है। 60 ईयर ओल्ड मदर हैं, पूजा के लिए बैठ नहीं पाती हैं, वो पहले रेगुलर पूजा में बैठती थी बट राइट नाउ बिकॉज ऑफ एज कुछ उनके बैक प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए कुछ सजेस्ट किए। तो शायद ऑलरेडी ये आंसर आ गया या आप कुछ ऐड करेंगे? इसमें बस मैं ये ऐड करूंगा कि अगर वो नीचे बैठती हैं तो उनको उनकी आप पोजीशन चेंज करा दीजिए। उनको 90-90 पोजीशन में, मतलब एक चेयर पे, एक प्रॉपर चेयर पे आप बिठा दीजिए। बिकॉज अभी अगर वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगी, दूसरा मतलब उनको अगर आप बार बार नीचे बैठना और ऊपर उठने में मतलब आप लगाएंगे तो उनको प्रॉपर प्रॉब्लम हो सकती है और बैक पेन उनका बढ़ सकता है। तो उनको एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस, प्रॉपर सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आप करवाइए। और साथ ही साथ जो सप्लीमेंटेशन हम लोगों ने बताया उसको आप बिल्कुल फॉलो करिए। और अभी फिलहाल कुछ समय के लिए तो एटलीस्ट उनको नीचे बैठने से रोकिए, है ना। जब वो एक एक्सरसाइज करने के बाद जब उनकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाती है और फिर उसको मतलब वो करते हैं, मतलब धीरे धीरे बैठना शुरू कर सकते हैं, तो बात अलग है। लेकिन अभी फिलहाल उनको आप एक टेबल पे या स्टूल पे या खड़े रह के या बैठ के
उनको पूजा करने के लिए रिक्वेस्ट करिए आप। क्या बात है। तो अब लास्ट क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी शायद बताया था, क्वेश्चन आया था हाई बीपी के लिए क्या लें, तो मैं इसमें थोड़ा सा मेरा भी क्वेश्चन ऐड कर दूं, हाई बीपी हो ही ना इसके लिए क्या करें, कि आप दोनों ही आंसर कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो फाउंडेशन हेल्थ सप्लीमेंट्स तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, उसको चेंज नहीं करना है। और अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है तो सीएच बैलेंस विद मिल्क थिसल आप जरूर लीजिए, और ऐड कर सके तो एवीएच ऐड कर लीजिए उसमें, आंवला की, विविता की, हरिता की। ये तीनों चीजें अगर आप ऐड कर लेते हो तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड और जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स जो डेवलप हुए हैं, जो बहुत सारा डैमेज हुआ है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी इससे खत्म हो जाएगी। नेचुरल सी अगर आप ऐड कर सको तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज डेली में ऑलरेडी विटामिन सी आपको मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स नहीं करूँगा, बट नेचुरल सी एक बहुत ही मस्ट सप्लीमेंट है जिसको आपको ऐड करना चाहिए। अगर विटामिन बी की कमी है तो नेचुरल बी आपको ऐड करना है, और वो जहाँ तक है बीपी के पेशेंट चाहे हाई हो चाहे लो, इनमें वो कमी हमको देखने मिलती ही है, तो नेचुरल बी आप ज़रूर ऐड करिए उसमें। फिर आपको नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए ब्राह्मी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको स्ट्रोक का प्रॉब्लम रह सकता है आगे जाके फ्यूचर में, ये दे आर एट अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक और हार्ट अटैक। तो स्ट्रोक ना हो उसके लिए ब्राह्मी आप ऐड कर सकते हैं। देन अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर ऐसा टीएमटी उनका पॉजिटिव आया हुआ है या और दूसरे जो टेस्ट हैं हमारे, ईसीजी अगर खराब हुआ है, तो आप कोएंजाइम Q10 विद गार्लिक हार्ट केयर ये जरूर ऐड करिए, और इसको आप रेगुलर रखिए इसको, अगर ऐसा कुछ है तो। और आप देखिए 6-8 महीने में उनके ये सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाएंगे। मतलब ये एमवे क्लेम नहीं करती, न्यूट्रलाइट क्लेम नहीं करती, बट व्हाट आई हैव सीन इन माय पेशेंट्स, मतलब उनको विद इन अ मंथ, उन लोगों को जो पेशेंट मतलब 10 सीढ़ी चढ़ने में कम से कम 5 बार रुकता था, वो पेशेंट तुरंत अब अच्छा खासा 10 सीढ़ियां एक बार में चढ़ जाता है विद इन अ मंथ। ये एक सिंगल मंथ की बात है। और उनका टीएमटी जो ट्रेडमिल टेस्टिंग होती है वो काफी बेटर रिस्पॉन्ड किया उन्होंने 1 महीने के बाद। तो ये बहुत मैजिकल रिजल्ट्स हैं ये सप्लीमेंटेशन के, और ये एक्चुअली मैजिकल भी नहीं है, ये हम बेसिकली जो सेल्यूलर लेवल पे हम लोग हीलिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दी सप्लीमेंट्स, वो उसका नतीजा है। अगर आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, सेल्स अच्छे रहेंगे, तो ऑब्वियसली हेल्थ अच्छी होनी ही है, बेटर होनी है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया आपने आज ये पूरा सेशन कवर किया है, हमने बहुत नोट्स लिए हैं। और खास करके यहाँ पर जस्ट टू सम अप, आपसे हमने 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ के बारे में पूरा बढ़िया जानकारी लिया। आपका स्पेशल एम्फेसिस ऑन ऑल द 4 पिलर्स था। यू हैव गिवन बढ़िया टिप्स लाइक अर्न, आपको आपकी हेल्थ अर्न करनी है, सो एक्सरसाइज है, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड, रेस्ट है, न्यूट्रिशन है। और लास्ट में आपने बहुत ही डिटेल में हमको कॉम्प्रिहेंसिवली बताया कि एक हेल्थी लिविंग और लाइफस्टाइल के लिए हमको किस तरीके से सप्लीमेंट्स भी लेनी चाहिए और कौन से लेने चाहिए, ये भी हमने यहाँ पे आपसे सुना। सो इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी नॉलेजियस सेशन, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू फ्रॉम बिहाफ ऑफ आवर एंटायर team and all those people who may probably not be associated with this business, but वो आज एक अच्छा हेल्थ कैसे रखना जानना चाहते थे, वो भी आज लॉग्ड इन थे, and we have all been enlightened, and with this we are very much thankful to you. Thank you very much sir, and we थैंक will यू like सो to मच सर, again थैंक यू। rejoin you on a better position with more people to learn and listen from. बिल्कुल सर, बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भट्ट सर और बिंदु सर की गाइडलाइंस ही हैं जो मैं आज बात कर पा रहा हूँ। एंड ये मेरे टीचर्स हैं सब लोग, बिकॉज मैं औरंगाबाद से ही मेरी एजुकेशन हुई है, एंड दे आर माई सीनियर्स, दे आर माई टीचर्स। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपके टीचर्स, आपके एजुकेटर्स आपको प्रेज करते हैं और उनके सामने आप बात कर पाते हो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you. Thank you Okay. very much. Thank you. Bye.